देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। अच्छा यस मैम। ठीक है। अच्छा देखो आज आई थिंक कि हम लोग का AS10 खत्म हो जाएगा, जो सबसे लेंदी AS होता है। ठीक है, जितना भी हम लोग AS पढ़ेंगे ये सबसे बड़ा होता है, इसमें टाइम सबसे ज्यादा लगता है, बाकी में इसमें इससे कम ही लगता है। ठीक है, तो देखो हम लोग का जो भी क्वेश्चन बाकी था वो हम करवा देते हैं, जिसमें मैंने एक क्वेश्चन हम लोग को लास्ट दिन जो करवाया था बोला था उसका प्रेजेंटेशन हम लोग खुद से कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप कि प्रेजेंटेशन कर लोगे, नहीं होगा तो लास्ट में बता देंगे, लेकिन पहले बाकी जो है क्वेश्चन वो कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने देखो यहाँ तक क्वेश्चन किया हुआ है। एक मिनट, क्वेश्चन में चलते, ये तो हम लोग का आंसर्स है यहाँ पर, ये देखो 16, 17 और 18 ये दो क्वेश्चन हम लोग का बाकी है, और कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस है वो करेंगे। देखो 17 नंबर में क्या बोला है कि भारत इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड acquired a heavy machine at a cost of 1000 lakh। ठीक है, 1000 lakh से इन्होंने एक मशीन खरीदा था। द ब्रेकडाउन ऑफ इट्स कंपोनेंट इज प्रोवाइडेड। अब इसके कंपोनेंट का ब्रेकडाउन दिया हुआ है, मतलब ये जो मशीन है इसमें सिग्निफिकेंट कंपोनेंट लगा हुआ है। जैसे एरोप्लेन वाला एग्जांपल याद करो, जब कोई मशीन के अंदर सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है तभी तो उसे कंपोनेंट वाइज डिवाइड किया जाएगा। तो बोल रहे हैं इसका ब्रेकडाउन मतलब पार्ट्स बता दिया है, पार्ट करके कि कौन सा कंपोनेंट कितना है। बोल रहे हैं कि द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द मशीन, मतलब ये पूरे मशीन का जो एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है वो है हम लोग का 10 years। एट द एंड ऑफ 6 year द टर्बाइन विच इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ द मशीन के अंदर क्या था, टरबाइन था। ठीक है, ये मान लो पूरा मशीन है। ठीक है, ये पूरा स्क्वायर जो है ये मशीन है इंक्लूडिंग द टरबाइन, और ये जो टरबाइन है ये जो है ये मेजर कंपोनेंट था। मेजर कंपोनेंट का मतलब ही हो जाता है कि हम लोगों को इसे अलग से ट्रीट करना है, मतलब इसका यूजफुल लाइफ पता करना पड़ेगा, डिप्रिसिएशन अलग से लगाना पड़ेगा। नीडेड रिप्लेसमेंट एज फर्दर यूसेज एंड मेंटेनेंस वाज अनइकोनॉमिकल। बोल रहा है कि इसको रिप्लेस करना है, ये यहाँ से निकाल के इसके जगह नया वाला लगाना है। ओल्ड यहाँ से निकाल लेंगे, न्यू वाला यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे, क्योंकि इसको फिर से ठीक करवाना या इसका यूज करना, बोल रहा है कि ये अनइकोनॉमिकल है, मतलब बेकार हो जाएगा। पैसा खर्चा करके इसको ठीक करवा के यूज करके या फिर इस पे मेंटेनेंस करके इसको यूज करना उतना किफायती नहीं है जितना खरीदने से हो जाएगा। ठीक है, मतलब परचेस करना ये लोग बेटर मान रहे हैं, इतना पुराना हो गया है कि मेंटेनेंस से भी नहीं चलने वाला। द रिमाइंडर ऑफ द मशीन इज इन गुड कंडीशन, बाकी मशीन अच्छा है, बस ये पार्ट्स के अलावा बाकी पूरा मशीन अच्छा है बोल रहा है। एंड इज एक्सपेक्टेड टू लास्ट फॉर द रिमेनिंग 4 years। बोल रहा है देखो 6 साल बाद आफ्टर 6 years इनको लगा कि हम लोगों को ये मशीन के अंदर जो कंपोनेंट लगा हुआ है सिग्निफिकेंट कंपोनेंट टरबाइन वो हमें चेंज करना चाहिए। ठीक है, तो बाकी मशीन्स में हमें कोई चेंजेस नहीं करना है, वो अच्छा है, वो यूज कर सकते हैं, इसीलिए बोला है देखो रिमेनिंग 4 years। बाकी जो मशीन का पोर्शन है वो नेक्स्ट 4 years चला जाएगा, क्योंकि 6 years तो यूज कर लिया हम लोगों ने, 6 years आगे के 4 years भी हम लोग यूज कर लेंगे। ठीक है, लेकिन ये टरबाइन को इनको सब्सटीट्यूट करना है, मतलब नया लगवाना है। द कॉस्ट ऑफ द न्यू टरबाइन इज 450 लाख। अब ये जो लगवाएंगे ना इसका कॉस्ट बोल रहा है कितना है, 450 लाख। गिव द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द न्यू टरबाइन एज्यूमिंग SLM डेप्रिसिएशन एंड डिस्काउंट रेट ऑफ 8%। अच्छा, तो बोल रहा है कि डेप्रिसिएशन मेथड कैसे लगा है, बोल रहा है SLM मेथड पे लगाना है। डिस्काउंट रेट ऑफ 8% का मतलब ये क्यों दिया है क्वेश्चन में, तो देखो ये क्यों क्वेश्चन में दिया है, इसके लिए पहले तुम लोग को वो पॉइंट याद करना पड़ेगा जहां पर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 या 8 ऐसा कुछ था जहां पर हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था। हम दिखाते हैं, मैंने लिखवाया हुआ है कि क्या ट्रीटमेंट होता है। डिकॉम्पोजिशन जब होता है, ठीक है, मेजर पार्ट का हम लोग उसे इंस्पेक्शन भी बोलते हैं। देखो हम दिखाते हैं, ये देखो ट्रीटमेंट, देखो लिखवाया हुआ है मेरा ट्रीटमेंट और ट्रीटमेंट ऑफ नहीं और होगा, अच्छा नहीं ट्रीटमेंट ऑफ ही होगा, ट्रीटमेंट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट्स। अगर हम लोग किसी पार्ट्स को रिप्लेस करना चाहते हैं इसको इंस्पेक्शन भी बोला जाता है, ऐसा मैंने तुम लोग को बोला था। नॉर्मली इंस्पेक्शन का मतलब हम लोग सोचते हैं कुछ खोज पड़ताल, नहीं, यहाँ पर इंस्पेक्शन का मतलब है कि रिप्लेस्ड पार्ट को लगाने को भी यहाँ इंस्पेक्शन बोला जाता है। और मैंने इसके बारे में तुम लोग को क्या बताया था, जस्ट ये जिस्ट देख लो, वही यहाँ पर लिखवाया हुआ है। मैंने बोला था करना क्या पड़ेगा हम लोग को, जब भी हम लोग कोई नया
मतलब कोई पीपीई के अंदर कोई मेजर पार्ट्स को अगर हम लोग चेंज करते हैं, यानी जिसको रिप्लेसमेंट या फिर इंस्पेक्शन बोला जाता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी कैरिंग अमाउंट है एसेट का वो लेंगे, ठीक है, और जितने में हम लोग उसे खरीद रहे हैं, न्यू मैंने वैल्यू बोला था 1 लाख, वो ऐड करने के बाद माइनस करेंगे डी रिकॉग्नाइज वैल्यू ऑफ द ओल्ड पार्ट, ठीक है। क्या करना है हम लोगों को, कैसे करके हम लोग इसका ट्रीटमेंट करेंगे, इसका ट्रीटमेंट का रूल्स ये देखो यहाँ लिखवाया मैंने, व्हेन मेजर इंस्पेक्शन इज परफॉर्म्ड इट्स कॉस्ट इज रिकॉग्नाइज्ड इन कैरिंग अमाउंट ऑफ द आइटम ऑफ पीपी एज रिप्लेसमेंट, ठीक है। इफ रिकॉग्निशन क्राइटेरिया इज सेटिस्फाइड, मतलब क्या करना पड़ेगा, जो भी कॉस्ट हमें लग रहा है वो हम लोग रिकॉग्नाइज करेंगे, यानी उसमें इंक्लूड करेंगे इन कैरिंग अमाउंट ऑफ द आइटम ऑफ पीपीई रिप्लेस्ड, और एनी रिमेनिंग, मतलब जो पूरा पीपीई है, पूरा पीपीई ये स्क्वायर वाला है, इसका जो कैरिंग अमाउंट है, क्योंकि देखो ये पूरा मशीन कितने दिन तक यूज हो रहा है, ये पूरा मशीन 6 इयर्स तक यूज हुआ है इंक्लूडिंग द टरबाइन, ठीक है। अब इसके बाद ये लोग रिप्लेस करना चाहते हैं, तो ये पूरे मशीन का 6 इयर्स में डिप्रिशिएशन हुआ होगा, तो उस वैल्यू को डिप्रिशिएशन होने के बाद जो बच रहा है, यानी कैरिंग अमाउंट, उसमें ऐड करना पड़ेगा न्यू प्राइस ऑफ द रिप्लेस्ड कंपोनेंट, यानी जिस प्राइस से हम लोग कंपोनेंट को परचेस कर रहे हैं, मेरे एग्जांपल में था यहाँ पर 1 लाख, और माइनस कर देंगे जो ओल्ड कंपोनेंट हम लोग निकाल के नया वाला लगा रहे हैं, ओल्ड का जो कैरिंग वैल्यू है उसे हमें लेस करना पड़ेगा, ये ट्रीटमेंट हमें करना पड़ता है। देखो, एनी रिमेनिंग कैरिंग अमाउंट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रीवियस इंस्पेक्शन इज डी रिकॉग्नाइज्ड, ये देखो एनी रिमेनिंग कैरिंग अमाउंट, मतलब ये जो टरबाइन है इसका जो बचा हुआ वैल्यू है दैट इज द कैरिंग वैल्यू, उसे हमें क्या करना पड़ेगा, बोल रहा है कि उसे हमें डी रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, मतलब जिसका जितना इसका कैरिंग अमाउंट है उसको हमें माइनस, डी रिकॉग्नाइज का मतलब है हटा देना बुक्स ऑफ अकाउंट से। तो ये देखो मैंने एग्जांपल जो दिया था, ये पार्ट्स रिप्लेस कर रहे हैं, मार्केट में 1 लाख से खरीदेंगे, लेकिन जो पार्ट रिप्लेस करके नया लगा रहे हैं, नए का प्राइस है 1 लाख, और जो ओल्ड निकाल ले रहे हैं उसका आज के डेट पे प्राइस है 40,000, तो 40,000 लेस करना पड़ेगा, 1 लाख ऐड करना पड़ेगा, लेकिन किस पे ऐड करेंगे, पूरे ये पीपी के कैरिंग वैल्यू पे करना पड़ेगा, और पूरे पीपी का कैरिंग वैल्यू मैंने एजम्पशन लिया था, मतलब एग्जांपल के तौर पे 20 लाख, बस इसी प्रोविजंस पे हमें ये सेम क्वेश्चन करने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो देखो कैसे करके हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ इसमें शायद पेज खत्म हो गया था, देख लेते हैं। हाँ, ये पेज खत्म हो गया था, हम लोग नेक्स्ट वाले जैम बोर्ड में कर लेंगे, ये तुम लोग को यहाँ पर दिखाते रहते हैं, देखो ये समझ में आए। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर कैसे करके प्रेजेंटेशन होगा, देखो क्वेश्चन नंबर 70, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, यहाँ पर एक एसेट था, ठीक है, मान लो ये एक प्लांट है विथ टरबाइन, ठीक है, ये टरबाइन कर दिया, ये पूरा पीपी है, ठीक है। अच्छा, 1 2 3 4 5 6 इयर्स तक ये ऐसे ही यूज हो रहा था, ऐसे ही बोला है हमें क्वेश्चन, ठीक है, 6 इयर्स तक, और इसका पूरा कॉस्ट था 1000 लाख, ये पूरे पीपी का, मतलब ये बॉक्स और ये सर्कल पूरा मिला के कॉस्ट था हम लोग का 1000 लाख, ये क्वेश्चन में हमें बोला है, ठीक है। अब आफ्टर 6 इयर्स, ये 6 इयर्स हो गया, ठीक है, 6 इयर्स बाद इन्होंने क्या सोचा, इन्होंने सोचा कि ये जो सर्कल है, ये जो टरबाइन है, ये हमें निकाल लेना है, ठीक है, ये नहीं, यहाँ पर हम लोग नया वाला लगाएंगे, तो नया वाला हम यहाँ पर ऐसे कलर से चेंज कर देते हैं, न्यू यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है, न्यू वाला यहाँ पर लगाएंगे, बाकी मशीन हमारा अच्छा है, बाकी मशीन हमारा नेक्स्ट 4 इयर्स आराम से चलेगा, ठीक है। तो ये पूरे पीपी का एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ इन्होंने माना था 10 इयर्स, ठीक है। 6 इयर्स बाद टरबाइन को इन्होंने चेंज किया, और जो ये नया टरबाइन हम लोग लेके आए जिसका कॉस्ट है 450 लाख, ये जो पीला वाला कलर से मैंने किया है ये नया वाला है, ये पुराना है 450 लाख। अच्छा, अब हमारा रूल्स क्या बोल रहा है, कैसे करके हमें इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है, क्वेश्चन हमें वही पूछा है, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में हमें देखना पड़ेगा आफ्टर 6 इयर्स ये पूरे पीपी का कैरिंग वैल्यू कितना है, पहले तो ये निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर कोई एसेट 1000 लाख का है और उसे 6 इयर्स यूज किया गया, जिसका एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 10 इयर्स है, और डिप्रिशिएशन मेथड एसएलएम यूज करने के लिए बोला है डिप्रिशिएशन के लिए, तो मुझे बोलो ये पूरे पीपी का वैल्यू आफ्टर 6 इयर्स कितना होगा, ये बताओ पहले, बोलो आफ्टर 6 400 इयर्स। लाख। हाँ, 400 400 लाख। लाख। हाँ, हर साल कितना करके डिप्रिशिएशन हो रहा है, फिर डिप्रिशिएशन पर एनम
100 लाख। हाँ 1000 लाख डिवाइडेड बाय 10 ईयर्स 100 लाख करके, तो यहाँ भी 100 लाख का डिप्रिशिएशन, यहाँ भी 100 लाख का डिप्रिशिएशन, यहाँ भी 100 लाख, यहाँ भी 100 लाख, यहाँ भी 100 लाख, यहाँ भी 100 लाख। तो ये देखो 1000 से 100 माइनस, फिर 100 माइनस, ऐसे करके माइनस होते होते 6 इयर्स में ये माइनस होके इसका वैल्यू आ गया है 400 लाख। तो हमें मिल गया कैरिंग वैल्यू ऑफ द पीपी। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखो लिख के भी दिखाते कैसे होगा साथ साथ। सबसे पहले हमें यही आइडेंटिफाई करना होता है, तो हम लोगों ने वो आइडेंटिफाई कर लिया पर्टिकुलर्स, और यहाँ पर लिख लेते इन लैख। यहाँ पर दिखाते हैं कैरिंग वैल्यू ऑफ पीपीई। ठीक है, कैसे लिखेंगे? 1000 लाख माइनस 10 डेप्रिशिएशन फॉर 10 इयर्स, मतलब यहाँ पर ये देखो 100 लाख इंटू 6 इयर्स। ठीक है, ये हम लोग का हो जाएगा डेप्रिशिएशन का वैल्यू। तो ये कितना आ रहा है हम लोग का? 400 आ रहा है, 400 लाख। ठीक है, 400 लाख हो गया। तो कैरिंग वैल्यू ऑफ पीपी कॉस्ट माइनस डेप्रिशिएशन करके डेप्रिशिएशन फॉर 6 इयर्स, ये लिख के हम लोगों ने, ये जो कैलकुलेशन है ये हम लोगों ने इस बात का किया है, कॉस्ट माइनस डेप्रिशिएशन फॉर 6 इयर्स। ठीक है, अच्छा अब इसमें क्या ऐड करना होता है? देखो मैंने लिखवा रखा है। अब इसमें हम लोग को ऐड करना होता है जो एसेट हम लोग खरीद रहे हैं उसका कॉस्ट। ठीक है, जो एसेट रिप्लेस कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर आके इन्होंने सोचा कि ये टरबाइन 450 लाख का लगाएंगे, 450 लाख का कॉस्ट है, तो इसमें डायरेक्टली ऐड करेंगे। ऐड करो कॉस्ट ऑफ न्यू कंपोनेंट जिसका नाम है टरबाइन। ठीक है, न्यू कंपोनेंट को हम लोग यहाँ पर ऐड कर देंगे। 450 लाख का था, ऐड कर दिया, और लेस करना पड़ेगा, डी रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। कौन सा वैल्यू? ये जो व्हाइट वाला है ओल्ड, ये मतलब यूज करते करते ऐसा हो गया, ये जो ओल्ड वाला है इसका हमें मतलब ये टरबाइन जो है ना, जो हम लोगों ने निकाल बाहर फेंका, उसकी जगह तो ये लगाया, ये जो है इसका मुझे क्या चाहिए? कैरिंग वैल्यू चाहिए। ठीक है, कैरिंग वैल्यू चाहिए, कब का? यहाँ का। तो कैरिंग वैल्यू के लिए तो मुझे पता करना पड़ेगा कि इसका कॉस्ट कितना था। जैसे देखो पीपी का कॉस्ट मुझे पता था, तभी तो कॉस्ट से डिप्रिशिएशन लेस करके मुझे कैरिंग वैल्यू मिल गया। अब जिसको हम लोग डिस्कार्ड कर रहे हैं उसका कैरिंग वैल्यू अगर मुझे पता करना है तो मुझे पता करना पड़ेगा कॉस्ट उसका कितना था, फिर लेस कर देंगे 6 इयर्स का डिप्रिशिएशन, तो हम लोग को इसका कैरिंग वैल्यू पता चलेगा। ठीक है, अब हमारे पास कॉस्ट अवेलेबल नहीं है, तो इसका भी मैंने तुम लोग को रूल्स बताया था कि अगर हमारे पास कॉस्ट अवेलेबल नहीं होता है तो हमें कौन सा कॉस्ट लेना होता है, वो शायद मैंने बताया था लैंग्वेज में। मतलब तुम लोगों को शायद ऐसे मतलब बताते हुए बोला था, यहाँ पर शायद नहीं लिखवाया हुआ है, लेकिन मुझे याद है मैंने बोला था कि देखो अगर हमारे पास पहले क्वेश्चन में दे देता कि ये 1000 लाख में कितने का टरबाइन है, तब तो काम खत्म, तब तो हम लोग यहाँ से कॉस्ट कैलकुलेट कर ही लेते, क्योंकि हमें पता होता। मान लो बोल दिया कि 1000 लाख में 400 लाख जो है वो टरबाइन का वैल्यू था, तब तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता, और हम लोग यहाँ पर डिप्रिशिएशन भी उसके हिसाब से ही कर लेते। लेकिन क्योंकि यहाँ पर हमें नहीं बताया है, तो हम लोग क्या एजम्पशन लेंगे कि अगर आज हम लोग इसे मार्केट में परचेस करने जा रहे हैं, इसका जितना वैल्यू है दैट इज 450 लाख, क्योंकि सेम चीज है, तो हम लोग ये एजम्पशन लेंगे कि ये पहले भी हम लोगों ने इतने से ही खरीदा था, लेकिन क्योंकि पैसे का हमारा परचेसिंग पावर क्या होता है, टाइम बाय टाइम कम होते जाता है, तो आज 6 साल बाद जो टरबाइन 450 लाख में मिल रहा है, 6 साल पहले वही सेम प्रोडक्ट उससे कम प्राइस में मिला होगा, तो कितना कम था, उसी से हम लोग कॉस्ट निकालेंगे। उसी के लिए हमें यहाँ पर डिस्काउंट रेट दे रखा है। ठीक है, डिस्काउंट रेट इसी बात का दे रखा है 8%। मतलब सीधा बात है, अगर किसी चीज का प्राइस आज 1 रुपए है तो मतलब इस 1 साल पहले कितना रहा होगा? 80 पैसा। ठीक है, उसी हिसाब से 1 रुपीज का 8%, मतलब 1 साल पहले जो 80 पैसा था वो आज 1 रुपया हो गया है, तो यही डिस्काउंट रेट है। तो सेम तरीके से हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे कि आज जो चीज मुझे 450 लाख में खरीदना पड़ रहा है, सेम वही चीज मुझे 6 साल पहले कितने में खरीदना पड़ा था। अभी इतना कुछ इसीलिए करना पड़ रहा है क्योंकि हम लोगों के पास इसका अलग से ओल्ड वाला प्राइस नहीं है। अगर होता
पता तो हम लोग फिर लिख के उससे डिप्रिशिएशन लेस करके लिख लेते, तो अभी हमें वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ठीक है, अभी यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिखना है, लिखो डी रिकॉग्नाइज, हमें क्या करना पड़ेगा, इसे डिस्कर्ड करना पड़ेगा, तो लिखेंगे डी रिकॉग्नाइज या फिर डी रिकॉग्निशन ऑफ करेंट कैरिंग अमाउंट ऑफ ओल्ड टरबाइन। ठीक है, और ये हम लोग कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, देखो यहाँ दिखाते कैसे करके कैलकुलेट। यहाँ पर कैरिंग अमाउंट वर्किंग नोट बना लेते हैं, कैरिंग अमाउंट ऑफ टरबाइन ओल्ड वाला, ठीक है, ओल्ड वाला, क्योंकि न्यू वाला तो भी कैरिंग अमाउंट क्या देगा, वो तो अभी अभी खरीदा गया है। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एस्टिमेटेड, यहाँ नीचे ही लिखते हैं, चलो एस्टिमेटेड कॉस्ट, क्योंकि हमें तो नहीं पता ना जब ये परचेस किए थे तो कितना का था, तो हम लोग कॉस्ट को क्या करें, एस्टिमेट करें, ऐसा मान के कि अगर 6 साल बाद सेम प्रोडक्ट 450 लाख में मिल रहा है तो वही प्रोडक्ट 6 साल पहले कितने में मिला था, इसीलिए इसको हम लोग बोल रहे हैं एस्टिमेटेड वैल्यू। तो एस्टिमेटेड कॉस्ट, ठीक है, कैसे निकालेंगे, देखो 450 लाख है आज का वैल्यू, ठीक है, 450 लाख है आज का वैल्यू, और पैसे का वैल्यू प्रीवियसली कम होगा तो डिस्काउंट करना पड़ेगा, देखो प्रीवियसली कम है तो डिस्काउंट करना पड़ेगा, तो डिवाइडेड बाय हम लोग कितना कर देंगे, डिवाइडेड बाय 1.08 टू दी पावर 6, मतलब ये कहना चाह रहे हैं, देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, अगर आज किसी चीज का वैल्यू 450 लाख है, 6 इयर्स बिफोर उसका वैल्यू कितना था, और हमें डिस्काउंट रेट मार्केट का बता दिया है, देखो डिस्काउंट रेट हमें मार्केट का बता दिया है, डिस्काउंट रेट हमें बता दिया है 8%, ठीक है, इसका मतलब होता है कि अगर कोई चीज आज 1 रुपए का है, ठीक है, 1 रुपए का है, तो उसका वैल्यू 1 साल पहले 80 पैसा हुआ होगा, ठीक है, मतलब 80 पैसे का डिस्काउंट है, तो इसके हिसाब से ये देखो यहाँ पर ऐसे लिखने से अच्छे से समझ में आएगा, 8% का मतलब 8/100, ठीक है, 8/100 करके देखो कितना होता है, 8 डिवाइडेड बाई 100 कितना हो गया, 0.08, अच्छा 0.08 आ रहा है, मैंने थोड़ा सा वैल्यू गलत बता दिया, 80 पैसा, 0.08, मतलब सीधा बात है कि 1 रुपए पे प्राइस कितना बढ़ेगा, 0.08, मतलब ऐसे सोच सकते हो, आज अगर किसी चीज का प्राइस 1 रुपीज है तो 1 साल बाद वो हो जाएगा 1.08, इतना करके डिस्काउंटिंग फैक्टर लग जाएगा, फिर उसके बाद 1.08 पे सेम डिस्काउंटिंग करके ऐसे करके लगता जाएगा, लेकिन हम लोग इधर से इधर नहीं आ रहे, हम लोग इधर से इधर जा रहे हैं, मतलब हम लोग ये आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं कि अगर 1.08 आज है तो प्रीवियसली कितना रहा होगा, तो हमें वैल्यू को कम करना है, कम करने से डिवाइड करना पड़ता है, तो हम लोग इसको डिस्काउंटिंग बोलते हैं, ठीक है, अगर हमें मतलब बढ़ाना होता, बढ़ाते कब, जब हम लोग यहां से लेके फ्यूचर का कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, हम लोग प्रेजेंट से लेके पास्ट में जा रहे हैं, तो पास्ट में ऑब्वियसली वैल्यू कम रहा होगा, परचेसिंग पावर, तो वैल्यू अगर कम है मतलब 1.08, मतलब प्रीवियसली 1 रहा होगा, तो इसको हम लोग डिस्काउंट करेंगे, तो डिस्काउंट करने से डिवाइड करेंगे, और कितने साल के लिए डिस्काउंट करेंगे, 6 इयर्स के लिए, ठीक है, तो ये कैसे कैलकुलेट होगा, ये देखो जो लोग एफएम करते हैं उन लोग को तो पता है कि उसमें ऐसा यूज होता है, अच्छा ये देखो 1.08, ये देखो 1.08, इसको हम लोग 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 4 5 6, ठीक है, ये हमें क्या बता रहा है, 1.586, 1.586, हम लोग 4 डिजिट ले लेंगे, 5868 है तो हम 5867 कर देते हैं, मतलब 1.1 रुपीज का जो डिस्काउंटिंग वैल्यू है बिफोर 6 इयर्स, ये हम लोग का कुछ इतना हो रहा है, अब डिवाइड कर लो, 450 डिवाइडेड बाई 1.5867, तो हम लोग को वैल्यू मिल रहा है 283.60, तो हम ये 283 लिख लेते हैं, ठीक है, 283 लाख ऐसे मैंने लिख लिया, ठीक है, मतलब जो टरबाइन का वैल्यू आज 450 है वो प्रीवियसली 283 का था, 1.5869 होगा, अच्छा मैंने गलत कर दिया है क्या, ठीक है देख लेते हैं मिनट, 1.08 इंटू 2 3 4 5 6, 1.58
69, अच्छा मैंने गलत लिख दिया, 1.5869 होगा, मैंने 67 लिख दिया है गलती से, 69 होगा, हाँ ठीक है 69 होगा। तो 450 डिवाइडेड बाई कर लेते हैं 1.5869 कर लेते हैं, तो हम लोग का आ रहा है 283.57, ठीक है 283 लाख मैंने लिख दिया है। अगर हम लोग 0.57 लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं 0.571 है, ठीक है तो 0.57 लिख लो, तो इतना हो जाएगा प्राइस, ठीक है मतलब 450 लाख का एसेट का वैल्यू 6 इयर्स बिफोर इतना रहा होगा। ये हो गया एस्टिमेटेड कॉस्ट, हमें पता चल गया। अगर कैरिंग अमाउंट निकालना है, अब इससे क्या लेस करेंगे, लेस कर देंगे डेप्रीशिएशन अकॉर्डिंग एसएलएम, ठीक है डेप्रीशिएशन एसएलएम बेसिस पे, और इसका भी यूजफुल लाइफ कितना रहा है उसी बेसिस पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। इसका भी देखो पूरे मशीन का 10 इयर्स था, तो इसका मतलब उस कंपोनेंट यानी टरबाइन का भी 10 इयर्स था, लेकिन हम लोगों ने इसे यूज कितना साल किया है 6 इयर्स, तो 6 इयर्स का डेप्रिसिएशन लगाएंगे, तो डेप्रिसिएशन एसएलएम में लगेगा, डेप्रिसिएशन एसएल बाय एसएलएम फॉर 6 इयर्स, लेकिन वैल्यू कितना होगा डिप्रिसिएशन पर एनम हो जाएगा हम लोग का, एसेट का वैल्यू 283.57 डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि 10 साल का इसका एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ था, तो 283.57 डिवाइडेड बाय 10 करने से आ रहा है 28.357, और ये हमें 6 इयर्स तक लगाना है, तो 170.42, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 170.42 आ रहा है मेरा। अच्छा ठीक है, मैंने यहाँ पर 57 लिया है, अगर हम लोग ये पॉइंट नहीं लेते हैं तो फिर हम लोग का डायरेक्ट ये 170 भी लिख सकते हैं, तो मैंने यहाँ 14 लिख दिया। अच्छा माइनस करके देखते हैं 283.57, 283.57 माइनस 170.14, तो हम लोग का आ रहा है 113.43, 113.43 आ रहा है, ठीक है इतना लैक हो गया, ठीक है ये हम लोग का कैरिंग वैल्यू। यानी अगर हम लोग यहाँ पर एस्टिमेटेड वे में देखते हैं तो सेम एसेट का 6 इयर्स में कैरिंग वैल्यू ये होना चाहिए, और ये वैल्यू हमें करना पड़ेगा डी रिकॉग्नाइज, ठीक है ये हमें डिस्कार्ड करना पड़ेगा, तो यहाँ पर वर्किंग नोट 1 लिख दो, 113.43 ये माइनस करना होता है। अब देख लेते हैं कितना होगा, 850 माइनस कर लेते हैं 850, तो यहाँ पर हो गया 736.57, ठीक है 736.57, मैंने रिवर्स कर दिया है बोल के यहाँ माइनस दिख रहा है, माइनस नहीं आएगा, मैंने इसको बाद में लिखा है इसीलिए, तो यहाँ पर हो गया न्यू कैरिंग अमाउंट ऑफ मशीन, मतलब अभी अगर मशीन का वैल्यू पूछा जाए आज के डेट पे, मतलब यहाँ पर ये पूरे एसेट का वैल्यू कितना है, ये पूरा स्क्वायर विद द सर्कल, इसका वैल्यू है आज के डेट पे 736.57, ठीक है 736.57 ये वैल्यू होगा, तो हमें यही वाला ट्रीटमेंट पूछा था। तो ये देखो ये इंस्पेक्शन वाला जो पॉइंट हम लोगों ने लिखा था या फिर जो भी मैंने सिखाया था उसी का यहाँ पर जो है एप्लीकेशन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है इस तरीके से काम करते हैं। अब देखो हम लोग ये वाला हो गया, इसमें और तो कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट देखते हैं 18th नंबर में क्या हो रहा है। प्रीत लिमिटेड इंटेंड्स टू सेट अप ए स्टील प्लांट, तो इनको एक स्टील प्लांट लगवाना है, फॉर विच इट हैज एक्वायर्ड ए डिलापिडेटेड फैक्टर हैविंग एन एरिया, एक्चुअली फैक्ट्री होना चाहिए मेरे हिसाब से, having an area of 5000 acre at a cost of 60,000 per acre। अच्छा ठीक है, देखो बोल रहा है कि इनको जो स्टील प्लांट लगवाना है ना उसके लिए उन्होंने एक मतलब फालतू का पड़ा हुआ जमीन जो था वो एक्वायर कर लिया है, कितने से 5000 एकड़ से, ठीक है मतलब ऐसे ही पड़ा हुआ था तो किसी ने बेच दिया। अब कितना करके इन्होंने खरीदा है, 5000 एकड़ जमीन खरीद लिया है 60,000 पर एकड़ के अकॉर्डिंग। प्रीत लिमिटेड हैज incurred 1.10 crore on demolishing the old factory building thereon। अच्छा वो जो बेकार का जमीन था वहां पर एक्चुअली पहले से ही एक फैक्ट्री था, लेकिन वो पुराना फैक्ट्री है उसे तुड़वाना पड़ेगा तभी नया फैक्ट्री ये स्टील प्लांट लगवा सकते हैं, यानी डिमोलिश करना पड़ेगा, जिसके लिए खर्चा हो रहा है 1.10 करोड़। A sum of 63 lakh including 5% GST thereon was realized from the sale of मेटेरियल सैल्वेज फ्रॉम द साइड। मतलब देखो ये जमीन पड़ा हुआ था जिसमें वैसा कुछ खास काम नहीं हो रहा था,
एक फैक्ट्री पहले से लगाया हुआ था, ठीक है, ये हो गया ओल्ड फैक्ट्री। अब किसी ने ये पूरा जमीन ले लिया, अब यहाँ पर फैक्ट्री उनको भी लगवाना है, तो ये पुराना वाला को तोड़ना है, तोड़ के यहाँ पर नया लगवाना है, ठीक है। तो तुड़वाने का खर्चा, ये देखो, इसको तोड़ने का खर्चा हुआ है 1.10 करोड़, ठीक है। और उसके बाद ये तोड़ने से जो भी मतलब क्या बोले सैल्वेज निकल के आया, जैसे मान लो फैक्ट्री बना हुआ था तो उसको तोड़ने से जो है ईंटा वगैरह बहुत सारा चीज निकल के आएगा। अब हो सकता है कि फैक्ट्री के अंदर कुछ लोहा लक्कड़ भी था, वो सब भी ले जाके इन्होंने क्या कर दिया, सेल कर दिया। मतलब सीधा सा बात है, तोड़ने के बाद जो भी सैल्वेज इन्हें मिला ना, ले जाके इन्होंने मार्केट में बेच दिया, ठीक है, बिक गया, मार्केट में बेच दिया सैल्वेज बोल के। और कितने में बेचा, बोल रहा है कि 63 लाख रुपीज में इन्होंने बेच दिया, तोड़ने के बाद जो भी निकला सैल्वेज। लेकिन ये जीएसटी के साथ इन्होंने बेचा, ठीक है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होता था, जब भी हम लोग किसी जगह को डिमोलिश करवाते, मतलब हम लोगों का एक एग्जिस्टिंग जगह पे अगर सेम चीज लगा हुआ है या फिर कोई भी फैक्ट्री लगा हुआ है, हम लोग दूसरा कुछ वहीं पर करवाना चाहते हैं, और उसके लिए हमें प्रीवियस जो भी कंडीशन है उसको तोड़ना पड़ेगा, डिमोलिश करना पड़ेगा, तो हम लोग कर सकते हैं। करने के बाद हमारे पास अगर वो मार्केट में सेलेबल है, उसमें से जो भी हमें मिला सैल्वेज, तो मार्केट में अगर वो सेलेबल है तो हम लोग बोलेंगे हम लोग का खर्चा कम हो गया, 1.10 करोड़ का हम लोगों ने खर्चा किया, लेकिन 63 लाख का रिकवरी भी तो कर लिया, वो ही सारे फालतू के चीजों को बेच के। तो बोल रहा है इससे हमारा कॉस्ट क्या हो जाएगा, कॉस्ट कम हो गया, ये माइनस करने से पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर जीएसटी इंक्लूडेड है, तो जीएसटी तो हमारा अर्निंग नहीं है। अगर हम लोगों ने जीएसटी लगा के बेचा है, वो तो गवर्नमेंट को हमें सबमिट करना पड़ेगा जीएसटी का वैल्यू। तो एक्चुअली हमारा इनकम कितना होगा, हमें विदाउट जीएसटी कैलकुलेट करना पड़ेगा कि इसमें से हमारे पास कितना रहेगा। जैसे जो भी जीएसटी लगा के प्रोडक्ट, तो जीएसटी थोड़ी ना सेलर के पास रहता है, वो तो सरकार के पास जाता है, सेलर के पास बस उसका सेल वैल्यू रहेगा। तो 1.1 करोड़ का खर्चा करना पड़ा इसको तोड़ने के लिए, लेकिन इसको तोड़ के जो भी मिला टूटा फूटा चीज वो सबको बेच के इनको 63 लाख मिल गया, लेकिन ये इंक्लूडिंग जीएसटी है, इसे हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा एक्सक्लूडिंग जीएसटी में। तो हमें पता चल जाएगा कि हम लोग का अर्निंग कितना है, तो हम लोग ये फाइंड आउट कर पाएंगे कि हम लोग का खर्चा एक्चुअली कितना हुआ, क्योंकि हमें कुछ इनकम भी हुआ उस काम को करवाते हुए, उस सैल्वेज को बेचते हुए, तो हमारा खर्चा कम हो जाएगा। फिर बोल रहा है प्रीत लिमिटेड इनकट स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस ऑफ 7% ऑन लैंड वैल्यू। देखो, जब भी हम लोग कोई एसेट एक्वायर करते हैं तो हमें स्टैम्प ड्यूटी देना पड़ता है, जिस भी स्टेट में हम लोग परचेस करें उस स्टेट गवर्नमेंट को जाता है, ठीक है। स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, मतलब हमें क्या करना पड़ता है, अपने नाम पे उस जमीन को रजिस्टर करवाना पड़ता है, जिससे खरीदते हैं उसके नाम पे है। अगर अपने नाम पे नहीं करवाएंगे तो फिर लीगली हम लोग फंस सकते हैं ना, कि अगर ऑथेंटिक जगह है तो अपने नाम पे करवाने के लिए जो भी प्रोसीड्योर्स होता है वो तो हमें करना ही पड़ेगा। जैसे तुम लोग इंस्टीट्यूट में एग्जाम दोगे तो तुम लोग को तो रजिस्टर करना पड़ता है, तभी तो इंस्टीट्यूट को पता चलेगा कि अच्छा ये मेरा स्टूडेंट है। तो वैसे ही स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस 7% ऑफ लैंड वैल्यू देना पड़ेगा। नॉर्मली प्रॉपर्टी वैल्यू पे रजिस्ट्रेशन चार्जेस कैलकुलेट किया जाता है, मतलब परसेंटेज रहता है, अब जितना जो प्रॉपर्टी वैल्यू होता है उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन चार्जेस लग जाता है। तो बोला 7% ऑफ लैंड वैल्यू। अब लैंड वैल्यू कितना था इनका, लैंड वैल्यू था इनका, ये देखो 5000 एकड़ इन्होंने खरीदा हुआ है लैंड, और 1 एकड़ है 60,000 पर एकड़ करके, तो ये मल्टीप्लाई करने से पता चलेगा कि कितने का लैंड वैल्यू है। उस पे 7% जो है स्टैम्प ड्यूटी लगेगा। लीगल एंड कंसल्टेंसी चार्जेस 8 लाख, लीगल और कंसल्टेंसी चार्जेस 8 लाख लगा है फॉर लैंड एक्विजिशन, एंड इनकर्ड 1,25,000 ऑन टाइटल गारंटी इंश्योरेंस, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ द लैंड एक्वायर्ड। मतलब हमें बोल रहा है कि लैंड का वैल्यू फिर कितना हुआ, ये सब अलग अलग जगह पे हम लोगों ने खर्चा किया, तो हम लोग का लैंड खरीदने का टोटल कॉस्ट कितना, मतलब बेसिकली अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम लोग का ये पूछा जा रहा है। लैंड अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, जो भी लिखो, हम बैंक के लिखते हैं, तो यहाँ पर कितने से डेबिट करें वही चीज पूछ रहा है। कंप्यूट करो कि लैंड एक्वायर जो हुआ उसका वैल्यू कितना है, यानी लैंड अकाउंट डेबिट जितने से कर पाएंगे वही लैंड का वैल्यू है। तो हमें देखना पड़ेगा कौन कौन सा खर्चा इसमें इंक्लूड होगा, कौन सा नहीं होगा। तो देखो परचेस प्राइस तो होगा ही होगा कि पर एकड़ जमीन कितना करके बेचा गया, या फिर मतलब जिसने बेचा और दूसरे ने खरीदा, ठीक है, वो हमें पहले लिखना पड़ेगा। फिर
खरीदने के बाद हम लोगों ने खरीदने के पहले क्या किया है, और कुछ ये देखो लैंड एक्विजिशन एंड इनकर्ड यहाँ पर, अच्छा कंसल्टेंसी भी किया था, लीगल चार्जेस और कंसल्टेंसी चार्जेस भी हम लोगों ने 8 लाख रुपीस का बेयर किया, तो वो भी हमारे कॉस्ट में इनकर्ड होगा, क्योंकि परचेज करने के पहले जो भी खर्चा लगता है वो फिक्स्ड एसेट यानी पीपी के कॉस्ट में ऐड होता है। और यहाँ पर हम लोगों ने जो टाइटल गारंटी इंश्योरेंस करवाया वो भी हमारे लैंड के प्राइस में ऐड हो जाएगा, तो ये ऐड होगा, ये ऐड होगा, और उसके बाद ये जो कैलकुलेट होगा वो भी ऐड होगा। 1.10 करोड़ का जो हम लोगों ने खर्चा किया वो डायरेक्टली ऐड होगा, लेकिन उसमें से ये 63 लाख हमारा माइनस होगा, क्योंकि डिमोलिश करवाने का खर्चा हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। मतलब लैंड को एक्वायर करने के बाद जब तक हम लोग पुट टू यूज नहीं कर सकते तब तक जो भी खर्चा हुआ है सारे खर्चे उसके पहले के हुए हैं सारे उसमें ऐड हो जाएंगे। ठीक है, अब लिखना कैसे है देखो, पर्टिकुलर्स अमाउंट, परचेज प्राइस, परचेज प्राइस, सबसे पहले परचेज प्राइस लिख देते हैं 5000 एकड़ परचेज किया गया है, और कितना वैल्यू है 60,000 पर एकड़ करके, 60,000 पर एकड़, तो कितना परचेज प्राइस आ गया हम लोग का 5000 इंटू 5 इंटू 6 30 होगा। अच्छा, और यहाँ पर है हम लोग इसको कितने लिखे, यहाँ पर एकड़ है, ये इतना इतना सारा जीरो लिख के फायदा नहीं, हम लोग इसको 3000 में लिख देते हैं। ठीक है, 3000 लिखा। अच्छा, यहाँ पर कितना होगा फिर 5000 इंटू 60,000, 30 करोड़ हो रहा है, 30 करोड़। ठीक है, तो इन अगर 30 करोड़ को मैंने कैसे लिखा है, यहाँ पर मैंने 3000 कर दिया है, मतलब 3000 इन लैख हो जाएगा फिर। ठीक है, मतलब ये 3000 लैख हो रहा है ये प्राइस। ठीक है, ये परचेज प्राइस प्लस जब परचेज किया तो रजिस्टर करना पड़ा, तो रजिस्टर और स्टैंप ड्यूटी एक साथ दिया है, स्टैंप ड्यूटी ये सब जो स्टेट गवर्नमेंट होते हैं उनको चला जाता है। रजिस्ट्रेशन चार्ज ये बताया है हम लोग को 7% ऑफ लैंड वैल्यू, तो 7% एट द रेट ऑफ 7%, लैंड वैल्यू कितना है 3000 लाख, इस पे 7% लगाओ, तो ये हो जाएगा 210 लाख। ठीक है, 210 लाख प्लस यहाँ पर लगेगा, ये देखो यहाँ पर ये वाला खर्चा लगा लेते हैं, ये लीगल एंड कंसल्टेंसी चार्जेस, लीगल एंड कंसल्टेंसी चार्जेस, लीगल एंड कंसल्टेंसी चार्जेस, ये हम लोग का बोला है 8 लाख, क्योंकि मैंने ये सब लाख में ही लिखा है तो 8 लिखने से ही होगा, क्योंकि मैंने ये लिखा है 3000 लाख, ये मैंने लिखा है 210 लाख, तो अगर 8 लाख का डेटा है फिर हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, क्योंकि देखो जब हम लोग ऐसे लिखते हैं ना तो हमें समझना पड़ेगा कि कितना जीरो लिखना है, नहीं लिखना है, नहीं तो गलत हो जाएगा ना। अगर तुम लोग इसमें 8 लाख लिख देते हो या फिर इसे 80 या 800 कुछ भी लिखोगे गलत हो जाएगा, ये 8 लाख है तो डायरेक्टली ऐसे लिखना पड़ेगा। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर देखो 1,25,000 टाइटल गारंटी इंश्योरेंस, तो ये भी ऐड कर लेते हैं, टाइटल गारंटी इंश्योरेंस। अच्छा, 1,25,000 है, डिवाइडेड बाई लाख कर दो, समझ में आ जाएगा कितना लिखना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई 1 लाख, क्योंकि हम लोग सारे डेटा को लाख में ट्रांसफर कर रहे हैं तो 1.25 लिखना पड़ेगा, जैसे 8 लाख को डिवाइडेड बाई 1 लाख करोगे तो पता चल जाएगा कितना लिखना पड़ेगा, 8 लाख यानी 8 लिखना पड़ेगा सिर्फ। ठीक है, तो 1.25 यहाँ पर लिख देते हैं, 1.25 लाख में हो गया। और ये जो डिमोलिस्ट करने का एक्सपेंस था वो 1.10 माइनस हो जाएगा, जो हम लोगों ने सेल करके हमें मिला, तो यहाँ पर लिख देते हैं डिमोलिशन एक्सपेंस, नेट ऑफ सैल्वेज, नेट ऑफ सैल्वेज, ये देखो ये भी हम लोगों ने लिखा था, देखो हम दिखाते हैं तुम लोग को, नेट ऑफ सैल्वेज ये तो हम लोगों ने जब A10 स्टार्ट किया था उसी दिन शायद इस पॉइंट को हम लोगों ने लिखा हुआ था, देखो यहाँ पर, ये देखो
नेट, ये देखो डिमोलिशन कॉस्ट हमें क्या लेना है, नेट। नेट का मतलब है अगर हम लोग इसका सैल्वेज बेच के कुछ अर्निंग दिखा पा रहे हैं तो वो अमाउंट, ठीक है। नेट ऑफ सैल्वेज यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा। अच्छा, नेट ऑफ सैल्वेज कितना होगा हम लोगों का, सैल्वेज ये देखो 110 लाख है। यहाँ पर पीछे करते हैं, यहाँ तो जगह नहीं, पीछे वर्किंग नोट बना लेते हैं, यहाँ पर पुट कर दे वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, देखो एक्सपेंस हुआ है हम लोग का डिमोलिस्ट करवाने का 1.10 करोड़, ठीक है। तो 1.10 करोड़ मतलब 1 के बाद 70 अगर लगाएंगे तो वो करोड़ में ट्रांसफर हो जाएगा, 3 4 5 6 7, हाँ ये करोड़ हो गया। अब हमें लाख में चाहिए तो डिवाइडेड बाई 1 लाख, ठीक है। तो 110 लाख आ जाएगा, 110 लाख आ जाएगा। मतलब हम लोगों ने क्या किया, पहले 1.1 करोड़ को इन लाख में ट्रांसफर कर लिया, ये एक्सपेंस हम लोगों ने किया। माइनस कर देंगे रिकवरी, ठीक है, रिकवरी फ्रॉम सेल ऑफ सैल्वेज, फ्रॉम सेल ऑफ सैल्वेज, ठीक है। सैल्वेज बेच के हमें कितना रिकवरी हुआ, तो रिकवरी तो 63 लाख का हुआ था, लेकिन जीएसटी के साथ है ये। तो हम लोग क्या करेंगे, 63 लाख में जीएसटी को हटा देंगे। तो जीएसटी कितना है, बोला है कि 5% जीएसटी, मतलब 105 अगर सेल करके हमें मिल रहा है तो उसमें 5 रुपीज मेरा क्या है, जीएसटी है। तो अगर मुझे सेल करके 63 लाख मिल रहा है तो उसमें जीएसटी कितना है, तो 5/105 इंटू कितना हो जाएगा, इंटू 63 लाख, ठीक है, इंटू 63 लाख। ये देखो यहाँ पर ये करने से हमें जीएसटी मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग जीएसटी लेस कर देंगे तो हम लोग को ये पता चल जाएगा कि एक्चुअली हम लोग का इनकम कितना हुआ है, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हैं, देखो इसमें से हम लोग जीएसटी हटाएंगे। सेल ऑफ सैल्वेज, यहाँ पर लिखते हैं रिकवरी फ्रॉम सेल ऑफ सैल्वेज 63 लाख इंटू यहाँ पर करते हैं 5/105, ठीक है। 63 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 105, ये करने से हमें मिल गया 3 लाख का जीएसटी, ठीक है। तो 63 लाख माइनस जीएसटी का वैल्यू, 63 लाख माइनस जीएसटी का वैल्यू, तो जीएसटी इतना हो गया। तो 63 माइनस 3 यानी कितना हो जाएगा, 60 लाख का जीएसटी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग कितना लिखेंगे, 60 लाख लिखेंगे, ये कैलकुलेशन होना चाहिए। तो माइनस करके देखते हैं कितना होगा, 110 माइनस 60 तो 50 हो गया, ठीक है, 50 लाख हो गया। तो जीएसटी हम लोगों ने हटा दिया। जीएसटी हटाने के बाद हम लोगों को दिखा कि नेट मतलब इनकम विदाउट जीएसटी 60 लाख है। तो फिर 110 लाख का जिस चीज पे एक्सपेंस किया उसी चीज में हम लोगों ने रिकवरी भी 60 लाख का किया, यानी खर्चा हमारा 50 लाख का आ रहा है यहाँ पर, 50 लाख का, ठीक है। तो यहाँ पर ऐड कर देते हैं, जो कि हम लोग का कॉस्ट बता देगा कि जो हम लोगों ने लैंड एक्वायर किया है उसका कॉस्ट कितना है, 3000 प्लस 210 प्लस 8 प्लस 1.25 प्लस 50, 3269.25, 3269.25 ये हो गया कॉस्ट ऑफ लैंड। लिखो कॉस्ट ऑफ लैंड, इसको लिखना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ लैंड, ये हम लोग का कॉस्ट हो जाएगा। इधर तो मेरा जगह नहीं चल रहा, ऐसे लिख देते कॉस्ट ऑफ लैंड, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर जैसे मैंने जीएसटी निकाला, इसे माइनस किया, अगर तुम लोग ऐसे करते कि 105 में जीएसटी के अलावा अमाउंट है 100, ठीक है। तो 1, ये देखो ये है इंक्लूडिंग जीएसटी, ये है मतलब नॉर्मल कॉस्ट प्लस जीएसटी, ठीक है। और ये हम लोग का क्या है, नॉर्मल वाला वैल्यू। तो 100/105, ठीक है। तो 63 लाख का नॉर्मल वैल्यू कितना है, मतलब विदाउट जीएसटी कितना होगा। अगर डायरेक्ट ये करोगे तो तुम लोग को 60 लाख डायरेक्ट मिल जाएगा। ये देखो 100 डिवाइडेड बाई 105 इंटू 63, 60 लाख डायरेक्ट मिलेगा। अगर तुम लोग इधर 100 लिख के करते हो कि 105 में 100 नॉर्मल वैल्यू है, तो 63 लाख में कितना नॉर्मल वैल्यू है, 60। या फिर अगर 5 यहाँ पर लिखोगे कि 105 में 5 जीएसटी है, तो तुम लोग को जीएसटी मिलेगा, फिर जीएसटी को लेस करके तुम लोग को लिखना पड़ेगा। एक ही बात है, दोनों में से कोई भी एक अप्रोच तुम लोग कर सकते हो। हम लोग को बिना जीएसटी वाला अमाउंट यहाँ पर निकालना पड़ेगा। अब जैसा ठीक लगे वैसा कर सकते।
ठीक है। तो देखो हम लोग का 18th नंबर वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो बेसिकली यहाँ पर अगर देखें कि हम लोग का जो भी कैलकुलेटिव पार्ट था वो हो गया। अब कुछ एमसीक्यूज है वो करते हैं, कुछ छोटा छोटा थियोरेटिकल क्वेश्चन है वो भी बता देंगे। देखो अच्छा, ये एमसीक्यूज का आंसर तुम लोग मुझे दो। As per AS10 property plant and equipment, which of the following cost is not included in the carrying amount of an item of PPE? मतलब पीपी के कैरिंग अमाउंट में कौन सा वैल्यू ऐड नहीं होगा, कौन सा कॉस्ट बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन, कॉस्ट ऑफ रीलोकेटिंग, इंस्टॉलेशन एंड असेंबली कॉस्ट, इनिशियल डिलीवरी एंड हैंडलिंग कॉस्ट। मतलब सीधा बात है पीपी के कॉस्ट में कौन सा ऐड नहीं होता है ये हमें पूछ रहा है। अच्छा सैनन आंसर दिया, देखते हैं एक से। बी कॉस्ट ऑफ रीलोकेटिंग, हाँ सही बात है, कॉस्ट ऑफ रीलोकेटिंग। हाँ बोलो। यस मैम, बी होगा आंसर। हाँ कॉस्ट ऑफ रीलोकेटिंग, क्योंकि देखो साइट प्रिपरेशन वो हमारा बिफोर रेडी टू यूज है। इंस्टॉलेशन असेंबली कॉस्ट, असेंबली मतलब क्या, अगर मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में हमारे पास चीज आए उनको ऐड ऑन करना है, ठीक है, ऐड ऑन करेंगे तभी तो जाके उसको रेडी टू यूज कर पाएंगे। डिलीवरी, हैंडलिंग चार्जेस, ये सभी हमारा पुट टू यूज के पहले का है, रेडी टू यूज के पहले का है। और रीलोकेटिंग का मतलब क्या, ऑलरेडी एक एसेट लगा हुआ था, इसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं, तो वो तो हमारा पीपी का कॉस्ट नहीं हुआ, वो तो अगर हमारा जरूरत है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने का, वो तो हमारा ट्रांसफरेबल कॉस्ट हो जाएगा, वो हमारी इसमें ऐड नहीं होगा, ठीक है। तो आंसर बी होगा। अच्छा नेक्स्ट पूछ रहा है कि एज पर AS10 PPE एंड एंटरप्राइज होल्डिंग इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज शुड वैल्यू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को कैसे AS10 में वैल्यू किया जाता है, जैसे कि बोल रहा है फेयर वैल्यू। हाँ बोलो। सी होगा आंसर। सी होगा। हाँ देखो हमारे पास दो ही मॉडल होता है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को वैल्यू करने का। एक देखो हम लोग का पीपी को वैल्यू करने का दो मॉडल, एक होता है कॉस्ट मॉडल और एक क्या होता है रिवैल्यूएशन मॉडल। तो यहाँ पर देखो वही कॉस्ट मॉडल का ही नाम दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग का इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को वैल्यू करने का जो प्रोसेस है वो हम लोग का कॉस्ट मॉडल होता है। फेयर वैल्यू बोल के कुछ नहीं होता है, कैश फ्लो मॉडल या फिर डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आंसर होगा हम लोग का कॉस्ट मॉडल, ठीक है। अच्छा फिर नेक्स्ट देखो बोल रहा है ए प्लॉट ऑफ लैंड विथ कैरिंग अमाउंट 1 लाख वाज रीवैल्यूड टू 1,50,000। एक लैंड का वैल्यू 1 लाख था, 1 लाख से 1,50,000 हो गया, यानी 50,000 अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ एट द एंड ऑफ ईयर 2। अच्छा सेकेंड ईयर के एंड में ऐसा हुआ। सब्सिक्वेंटली जस्ट उसके बाद ही ड्यू टू ड्रॉप इन मार्केट वैल्यू, क्योंकि मार्केट में उस लैंड का वैल्यू कम हो रहा है, द लैंड वाज डिटरमाइंड टू हैव ए फेयर वैल्यू ऑफ 1,30,000। अच्छा तब ये डिसाइड हुआ कि ये जो लैंड है इसका फेयर वैल्यू, मार्केट वैल्यू, फेयर वैल्यू मतलब मार्केट में वैल्यू चल रहा है 1,30,000, जिसको हम लोगों ने 1,50,000 किया था। हम लोग का लैंड था 1 लाख का, ठीक है, हम लोगों ने बोला इसको 1,50,000 बना देंगे, तो हम लोगों ने क्या किया 50,000 का अपवर्ड रिवैल्यूएशन किया। अब मार्केट में इसका वैल्यू चल रहा है 1,30,000, मतलब कम हो गया है। एट द एंड ऑफ 4th ईयर में ऐसा हुआ। Assuming that the entity adopts revaluation model, अगर entity revaluation model follow करती है, what would be the accounting treatment of revaluation? revaluation का accounting treatment क्या होना चाहिए? तो कौन सा आंसर होगा उसके लिए पहले तुम लोग ही देख लो accounting treatment क्या होगा। जो ट्रीटमेंट लिखा हुआ है उसी ऑप्शन को हम लोग टिक करेंगे। तो सबसे पहले अगर अपवर्ड रिवैल्यूएशन हो रहा है तो एंट्री क्या होना चाहिए? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पीपी डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट। हाँ पीपीई अकाउंट डेबिट होगा। एसेट का वैल्यू बढ़ रहा है 50,000 से 2 हो जाएगा रिवैल्यूएशन रिजर्व 50,000। अब हम लोग का एसेट का वैल्यू कितना हो गया 1,50,000, उससे अब हम लोग 1,30,000 करना चाह रहे हैं। अब डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन कितने से 20,000 से, हाँ डाउनवर्ड। अगर डाउनवर्ड करेंगे तो हमें क्या करना पड़ता है पीएल में डेबिट, लेकिन उसके पहले हम लोग देखेंगे क्या सेम एसेट के लिए हमारे पास कुछ सरप्लस मतलब रिवैल्यूएशन रिजर्व में कुछ था। हाँ था। तो हम लोग अपने लॉस को पहले सेट ऑफ करना चाहेंगे। तो हमारे पास 50,000 प्रॉफिट है मतलब रिजर्व है, सेम चीज में हम लोग 20,000 लॉस कर रहे हैं, तो फिर हमारा एंट्री क्या होना चाहिए? रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। हाँ कितने से होगा? 20,000 से। हाँ टू पीपी अकाउंट। हाँ टू पीपी 20,000, ठीक है। इसका मतलब अब रिवैल्यूएशन रिजर्व
में कितना बच रहा है, क्रेडिट में अभी भी बचा हुआ है, कितना बच रहा है 30,000। 30,000। अब रिवैल्यूएशन रिजर्व में हमारा बचेगा 30,000। अब ये चीज जहां पर ट्रीटमेंट लिखा हुआ है वही हमारा आंसर होना चाहिए। देखो क्या बोला है, इनिशियली अपवर्ड, हाँ बोलो कौन सा होगा। मैम सी होगा, इनिशियल अपवर्ड वैल्यूएशन ऑफ 50,000 क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, हाँ सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन ऑफ 20,000 डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। रिजर्व, ये सही है, ठीक है। ये वाला एंट्री यहाँ पर, ये जो हम लोगों ने किया इसका एक्सप्लेनेशन पॉइंट सी में दिया हुआ था, ठीक है, बाकी कहीं पर भी नहीं दिया हुआ है। बाकी में गलती भी हम समझा देते हैं। अगर देखो बोला इनिशियल अपवर्ड रिवैल्यूएशन 50,000 क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन रिजर्व बोला है, ये ठीक है, क्रेडिट ही होगा। सब्सिक्वेंट डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन 20,000 डेबिटेड टू क्या कहा कर दिया, पीएल। पीएल में नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास सेम एसेट में प्रॉफिट है, तो हमें रूल्स ये बताता है कि पहले रिवैल्यूएशन रिजर्व से राइट अप करो, अगर राइट अप करने के बाद भी नहीं होता है तो पीएल को टच करना है। क्योंकि यहाँ पीएल लिख दिया है तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास तो 50,000 था, चाहिए था 20,000, इसीलिए ये गलत है। फिर इनिशियल अपवर्ड रिवैल्यूएशन ऑफ 50,000 क्रेडिटेड टू पीएल, ये तो पूरा ही गलत है, यहाँ पर ही गलत है। आगे पढ़ के क्या करें, क्योंकि वो पीएल में कभी नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है, क्योंकि ये मेरा डे टू डे का इनकम थोड़ी ना है, ये तो मेरा वैल्यूएशंस के वजह से क्रिएटेड रिजर्व है। डे टू डे यानी डेली का जो प्रोडक्ट हम लोग बेचते हैं या जो हमारा मेन बिजनेस है उससे हमारा जो अर्निंग होता है उससे पीएल में ट्रांसफर किया जाता है, ये थोड़ी ना होगा। और सी तो हमारा करेक्ट था। इनिशियल डी देख लो, इनिशियल अपवर्ड रिवैल्यूएशन 50,000 डेबिटेड टू पीएल, ये भी कर रखा है गलत। पहला बात है ये तो डेबिट होगा ही नहीं, क्योंकि 50,000 तो हम लोग का क्रेडिट हो रहा है और होना चाहिए रिवैल्यूएशन रिजर्व में, तो वो तो नीचे हमें डेबिट बोल के ही गलत दे दिया। तो हम लोग का ऑप्शन सी आंसर होगा। अच्छा अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर यहाँ पर बोला है ए प्लॉट ऑफ लैंड विथ कैरिंग अमाउंट 1 लाख वाज रिवैल्यूड टू 90,000। अच्छा 1 लाख था पहले से वैल्यू, अब हो चुका है 90,000, मतलब 10,000 से डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ है at the end of year 2. Subsequently, due to increase in market value, the land was determined to have a fair value 1,05,000. अभी इस एसेट का वैल्यू जो कि 90,000 दिख रहा था हमारे बुक्स में, सॉरी 90,000 दिख रहा था, ये मैंने एक जीरो ज्यादा लिख डाला, 90,000 दिख रहा था, उसका भी वैल्यू हो गया 1,05,000 एट द एंड ऑफ 4 ईयर, यानी बढ़ गया है। कितना बढ़ गया है, 1,05,000 माइनस 90 कितना होगा 50, ठीक है। 15,000 से अपवर्ड रिवैल्यूएशन करना पड़ेगा एट द एंड ऑफ 4th ईयर, एज्यूमिंग दैट द एंटिटी अडॉप्ट्स रिवैल्यूएशन मॉडल। क्या ट्रीटमेंट होगा, तो बोलो क्या ट्रीटमेंट होगा। एंट्री लिखने से फिर हमें पता चलेगा कौन सा ऑप्शन डाउनवर्ड है, तो क्या आंसर होगा। डाउनवर्ड है तो क्या आंसर होगा बोलो, पीएल मैम डेबिट, पीएल अकाउंट डेबिट टू हाँ पीपी अकाउंट। हाँ 10,000। अच्छा अब ये अपवर्ड है 15,000, तो कैसे एंट्री होगा। मैम सबसे पहले तो पीएल अकाउंट का जो डेबिट बैलेंस है उसको खत्म करना होगा। इसका मतलब वो जो 15,000 है उसमें से 10,000 रुपीज मेरा वो लॉस मेकअप में चला जाएगा। तो अच्छा पीपी अकाउंट डेबिट टू हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। टू रिवैल्यूएशन रिजर्व होगा। अच्छा पीपी तो पूरा अपना 15,000 ही दिखाएगा, 15,000 अपवर्ड है, लेकिन उसका बाइफर्केशन कैसे होगा। सैनन ने आंसर डी दिया है, अच्छा ठीक है देख लेते हैं। 15,000, अब बोलो पीएल में कितना क्रेडिट करेंगे। 10,000, 10,000। हाँ 10,000 क्रेडिट करना पड़ेगा। अच्छा इसमें हम लोग क्रेडिट कर लेंगे 10,000, ठीक है, क्योंकि हम लोग अपना लॉस, क्योंकि इतना ज्यादा यहाँ प्रॉफिट हुआ है कि लॉस पूरा ही राइट ऑफ हो जाएगा, तो जितना लॉस था वो पूरा कैंसिल आउट। अब बच्चा जो 5,000 अपवर्ड रिवैल्यूएशन का, वो रिवैल्यूएशन रिजर्व में चला जाएगा। अब ये हमें जो वाला ऑप्शन बोलेगा उसी में हमें देना है। सैनन ने आंसर दिया है डी। डी, अच्छा ये डी लिखना चाहिए था, इन्होंने सी लिख दिया। अच्छा इनिशियल डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन 10,000 क्रेडिटेड टू पीएल, ठीक है, क्रेडिटेड टू पीएल, नहीं डेबिटेड होना चाहिए ना ऑप्शन, मुझे तो लग रहा है डी नहीं होगा। डी तो नहीं हो रहा है हम लोग का, तो ये लॉस हो रहा है ना। 4th नंबर का हम लोग का सी होगा, सी, ये देखो इनिशियल डाउनवर्ड वैल्यूएशन 10,000, 10,000 तो हम लोगों ने डेबिट किया है पीएल में, है ना।
हाँ सी होगा सर। ये देखो 10,000 डेबिटेड टू पीएल होगा, ये तो क्रेडिटेड है, क्रेडिट तो गलत होगा क्योंकि हम लोग का डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ था, तो 10,000 डेबिटेड टू पीएल होता है। ये वाला क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये 10,000 डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन रिजर्व बोला है, लॉस होने से मतलब डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन होने से वो पीएल में जाता है। फिर इनिशियल डाउनवर्ड वैल्यूएशन ऑफ 10,000 डेबिटेड टू पीएल, ये बात भी सही है, लेकिन इसके आगे कुछ गड़बड़ लिखा होगा, इसीलिए ऑप्शन सी ही हम लोग का आंसर होगा। देख लेते हैं, ये दोनों तो कैंसिल आउट कर दिया मैंने। फिर बोला है सब्सिक्वेंट अपवर्ड रिवैल्यूएशन ऑफ 10,000, ये देखो क्रेडिटेड टू पीएल एंड 5,000 क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, ये वाला देखो। और इसमें क्या लिखा था, सब्सिक्वेंट अपवर्ड रिवैल्यूएशन 15,000 क्रेडिटेड टू पीएल, नहीं पूरा पीएल में क्रेडिट थोड़ी ना होगा, उतना ही हम लोग राइट ऑफ कर लेंगे जितना हम लोग का लॉस था। लॉस तो हम लोग का 10,000 था, तो 15,000 क्यों पीएल में दिखाएंगे, तो इसका मतलब ऑप्शन सी, ठीक है। ये बाई चांस डी नहीं लिखा हुआ, ये ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट देखते हैं, फिफ्थ नंबर बोल रहा है कि ऑन सेल ऑफ एन एसेट विच वाज रिवैल्यूड अपवर्ड व्हाट वुड बी द ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन रिजर्व। अगर हम लोग कोई एसेट जिसका रिवैल्यूएशन रिजर्व अपवर्ड किया था वो अगर सेल कर दे रहे हैं तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, ये मैंने तुम लोग को लास्ट दिन बताया था कि याद रखो रिटेन्ड अर्निंग में जाना चाहिए। तो यहाँ देखते हैं रिटेन अर्निंग कहाँ लिखा हुआ है, वहीं पर लिखेंगे। बोल रहा है द रिवैल्यूएशन रिजर्व इज क्रेडिटेड टू पीएल, नहीं पीएल में तो नहीं जाता है सिंस प्रॉफिट और नहीं। रिवैल्यूएशन रिजर्व इज क्रेडिटेड टू रिटेन अर्निंग, हाँ ये तो दिख रहा है मुझे, रिवैल्यूएशन रिजर्व इज क्रेडिटेड टू रिटेन अर्निंग एज ए मूवमेंट इन रिजर्व विदाउट इंपैक्टिंग द पीएल, ठीक है। यही मैंने लास्ट दिन तुम लोग का एक कैलकुलेटिव क्वेश्चन था वहां पर बताया था कि अगर पहले किसी एसेट का रिवैल्यूएशन हुआ था, अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ था, और उसके बाद वो रिवैल्यूड एसेट आगे जाके सेल हो जा रहा है, तो रिवैल्यूएशन रिजर्व का अमाउंट कहाँ ट्रांसफर करना है, रिटेन्ड अर्निंग में करना है। और ये पॉइंट को बोलते हुए मैंने रिटेन अर्निंग बताया था कैसे करके हम लोग निकालते हैं, ईबीआईटी ये बताया था, ठीक है। तो ये पॉइंट हम लोग का सही है, ये तो क्रेडिटेड टू पीएल होगा नहीं। नो चेंज इन रिवैल्यूएशन रिजर्व सिंस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ सच एसेट इज ऑलरेडी इंपैक्ट, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। द रिवैल्यूएशन रिजर्व इज रिड्यूस्ड फ्रॉम द एसेट वैल्यू टू कंप्यूट द प्रॉफिट एंड लॉस, नहीं ये सब पॉइंट कुछ नहीं होता है। बस ये याद रखो कि अगर हम लोग का ऑलरेडी अपवर्ड रिवैल्यूएशन वाला एसेट फ्यूचर में सेल होता है तो रिवैल्यूएशन में जो भी हमारा वैल्यू है वो हमेशा रिटेन अर्निंग में हम लोग ट्रांसफर करेंगे, पीएल में वो नहीं जाता है। मतलब हम लोग का ऑप्शन बी आंसर होगा। अच्छा अब सिक्स्थ नंबर का देखो, ए मशीन वाज परचेज्ड हैविंग an invoice price 1,18,000 including GST 18,000 on 1st April. The GST amount is available as input tax credit. The rate of depreciation 10% on SLM basis. Depreciation for 2000 to 2003 कितना होगा, तो डिप्रिसिएशन बताना है। एसएलएम में है तो हमेशा कैसे कैलकुलेट करेंगे, ओरिजिनल कॉस्ट क्योंकि परसेंटेज दिया है इनटू 10% लगाने से ही हमें पता चल जाएगा कि पर ईयर का डिप्रिसिएशन कितना है। और वही हम लोग का 2002 2003 का भी होगा, तो ओरिजिनल कॉस्ट कितना होगा एसेट का बताओ यहाँ से, बोलो डिप्रिसिएशन कितना होगा, फिर एसेट का कॉस्ट कितना होगा, दिया हुआ ही तो है। ऑप्शन देखना है तो ऑप्शन देख लो, 10,000, 11,800, 9,000 और 10,500। सिर्फ तो ओरिजिनल कॉस्ट पता करने से ही डिप्रिसिएशन लगना स्टार्ट होगा, बोलो ओरिजिनल कॉस्ट कितना है। तो परचेस प्राइस ही तो ओरिजिनल कॉस्ट है, लेकिन जीएसटी लगा हुआ है, तो जीएसटी हमें हटाना पड़ता है अगर हमें आईटीसी मिलता है, तो इसमें आईटीसी अगर मिल रहा है तो कितना होगा, जैसा मैंने आंसर दिया देखते हैं क्या। 10,000, हाँ सही 10,000 आंसर होगा। ये देखो ओरिजिनल कॉस्ट हो जाएगा 1,18,000 माइनस 18,000, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलने से हमें वो लेस करना पड़ता है, ये हम लोगों ने एकदम स्टार्टिंग में पढ़ा हुआ है। तो 1 लाख का 10% करेंगे तो डिप्रिसिएशन पर एनम हो जाता है 10,000, तो डिप्रिसिएशन 2002 2003 का हो जाएगा हम लोग का 10,000 करके, क्योंकि एसएलएम है तो हर साल एक ही जैसा होगा ना, डेज वक्त मतलब हमें टाइम वगैरह देखने का जरूरत नहीं, हम लोगों ने परचेस किया
1 अप्रैल 2001 में। ये ईयर कब खत्म होगा? 31 मार्च 2002 में। हम लोग को पूछा है यहाँ का डिप्रिसिएशन, ठीक है, ये देखो 2 और 3 का, तो ठीक है पूछने दो, उससे क्या फर्क पड़ता है। अगर हम लोग का ये WDV होता तो तुम लोग को ये कैलकुलेट करना पड़ता, फिर बचे हुए वैल्यू पे ये कैलकुलेट करना पड़ता, तब डेट वेट देखना बहुत जरूरी हो सकता था। और क्योंकि 1 अप्रैल को परचेस किया है तो पूरे साल का ही पहले साल लगेगा, और हम लोग का ये नेक्स्ट फुल ईयर्स का 12 मंथ्स का निकालने के लिए बोला है। अब आगे का हमें पता करने का जरूरत नहीं है क्योंकि मेथड मेरा एसएलएम था। अगर ये मेथड मेरा WDV होता तो मुझे पहले यहाँ पर डिप्रिसिएशन निकालना पड़ता, फिर हम यहाँ से कॉस्ट माइनस डिप्रिसिएशन करके जो कैरिंग वैल्यू होता उस पे नेक्स्ट डिप्रिसिएशन लगाते, तो मुझे ये जरूरी था कैलकुलेट करना। क्योंकि मुझे एसएलएम बोला है तो हम डायरेक्टली ओरिजिनल कॉस्ट पे रेट लगाने का कोशिश करेंगे, तो रेट तो मुझे गिवन है। ओरिजिनल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, बस यहाँ पर यही वाला पॉइंट मेन था कि ओरिजिनल कॉस्ट हमें क्या लेना है। 1,18,000 सिर्फ बताया है, लेकिन 18,000 का हम लोग का GST जो है वो रिफंडेबल बताया है। ये देखो यहाँ पर यहाँ मिलेगा हमें, इसमें मिल जाएगा, देखो हम दिखाते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ था ना, ये देखो, इंक्लूडिंग द ड्यूटीज एंड टैक्सेस विच आर नॉट रिफंडेबल। देखो क्या बोला है यहाँ पर, विच आर नॉट रिफंडेबल और फॉर विच क्रेडिट इज नॉट अवेलेबल, वही सिर्फ हम लोगों का इंक्लूड होगा। एनी डिस्काउंट और रिबेट अलाउड एट द टाइम ऑफ परचेज दैट इज ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट पार्ट ऑफ द परचेज प्राइस, ठीक है। अगर नॉट रिफंडेबल है तभी ऐड होगा, और अगर रिफंडेबल है तो वो ऐड नहीं होगा। ऐसा ही तो हम लोगों ने पढ़ा था ना, ठीक है। ऐसा सेम चीज हम लोगों ने यहाँ पर देखा था, शायद किसी क्वेश्चन में भी हम लोगों ने किया हुआ है। तो यहाँ पर हमें जस्ट एक शॉर्ट क्वेश्चन दे दिया था इसके ऊपर, बस इसको 1 लाख मानने से ही होगा। अच्छा, अब कुछ छोटा छोटा क्वेश्चंस है जिससे हम लोगों का एक बार पूरा का पूरा AAC जो है मेरे हिसाब से रिकॉल हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पर बोला है, एक कंपनी चार्ज its method of depreciation from SLM to WDV, how should the change be recognized? क्या कंपनी SLM से WDV में जा सकती है? अगर जा सकती है तो कैसे उसे रिकॉग्नाइज करेगी? तो ये आंसर के लिए हम लोगों को AS1 भी याद रखना चाहिए, AS10 भी याद रखना चाहिए। AS1 में हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी सिग्निफिकेंट रीजन अगर होता है, मतलब मान लो हमारा कंजम्पशन पैटर्न ही अगर चेंज हो जाता है तो हम लोग अपने डेप्रिसिएशन मेथड को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ सिग्निफिकेंट मैटर होता है तो ही कर सकते हैं। ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते हमें SLM पसंद है तो वो लगाएंगे, आज नहीं पसंद है कल हम लोग 6 मंथ्स बाद WDV लगा लेंगे, ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा मैंने बोला था AS1 में, अगर तुम लोग याद करोगे तो देखना कि अगर सिग्निफिकेंट कोई रीजन है तो जरूर हम लोग चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें डिस्क्लोजर वगैरह देना चाहिए, ठीक है। तो देखो इसका आंसर हमारा क्या कैसे देना चाहिए, तो कंपनी अगर चेंज करना चाहती है अपना मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन तो वो जरूर कर सकती है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर सकती है, लेकिन उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लोजर वगैरह सारी चीज देना पड़ेगा। देखो यहाँ पर हम पढ़ के दिखाते हैं क्या बोला है आंसर। ये देखो एज पर AS10, ठीक है, तुम लोग को ऐसे लिखना पड़ेगा। अब तुम लोगों को हम पढ़ के समझा देते हैं कि तुम लोग क्वेश्चंस को, सेम क्वेश्चन को अपने कॉपी में अपने हिसाब से लिखो, ठीक है, बिना देखे हुए आंसर को, तो फिर तुम लोग का प्रैक्टिस हो जाएगा। एज पर AS10 PPE the depreciation method applied to an asset should be reviewed at least at each financial year end। अब AS10 हमें क्या बताता है, पता है कि हमें हर साल देखना चाहिए कि हम लोग जो डेप्रिसिएशन मेथड को यूज कर रहे हैं, वो जो अप्लाई कर रहे हैं वो कैसा है, उसे रिव्यूड करना चाहिए। ये बात क्या मैंने लिखवाया था, बिल्कुल लिखवाया था जब हम लोगों ने डेप्रिसिएशन के बारे में लिखना स्टार्ट किया था। हम देखते हैं कौन से वाले पॉइंट में, यहाँ पर होगा, देखो हम दिखाते हैं। जब हम लोगों ने डेप्रिसिएशन के बारे में लिखा था तब ये वाला पॉइंट आई थिंक मैंने लिखवाया है, हम दिखाते हैं। Depreciation is charged from the date on which asset is ready to use. Depreciation should be charged for components separately. Method of depreciation, useful life, residual value should be reviewed at each balance sheet date, मतलब हर साल, ठीक है। डेप्रिसिएशन का मेथड, एसेट का यूजफुल लाइफ, रेसिडुअल वैल्यू हमें हर साल उसे रिव्यूड करना चाहिए, मतलब चेक करते रहना चाहिए। ए चेंजेस इन एनी ऑफ द अबव विल बी गिवन effect to prospectively that is treated as a change in accounting estimate as per AS5। देखो यही चीज लिखा हुआ होगा। तो मैंने जितना भी समरी करके लिखवाया ना, अगर तुम लोग ये मेन पॉइंट को लिख पाते हो तो ही काफी है हमारे लिए। तो ये
क्या बोला था कि अगर हम लोग किसी तरीके का चेंज करना चाहते हैं एग्जिस्टिंग मेथड का, एग्जिस्टिंग यूजफुल लाइफ का या रेसिडुअल वैल्यू का, तो उसका इफेक्ट हमें जो है उसका इफेक्ट जो है प्रोस्पेक्टिवली हमें मिलेगा, दैट इज ट्रीटेड एज ए चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट एज पर AS5। और जैसे ही हम लोग इसको चेंज करेंगे हमें क्या करना पड़ेगा, अकाउंट्स का एस्टिमेट ही पूरा चेंज हो जाता है इसकी वजह से। जैसे मान लो हम लोग पहले सोच रहे थे यूजफुल लाइफ 10 ईयर्स, अब सोच रहे नहीं 2 साल यूज करने के बाद जब यूजफुल लाइफ 8 ईयर्स बचा, हम लोग बोल रहे नहीं अब ये मशीन 8 ईयर्स नहीं 6 ईयर्स चलेगा। तो एस्टिमेशन हम लोगों का चेंज हो जा रहा है। तो वही चीज बोल रहा है, अगर यहाँ पर कुछ भी चेंज होता है तो हम लोगों का जो एस्टिमेशन है उसमें भी चेंज हो जाता है, जिसको कौन ट्रीट करता है, AS5। अब देखो यहाँ पर आंसर कैसे दिया है, वही चीज बोला है। देखो हमें रिव्यू, सबसे पहले तो तुम लोग को बोलना पड़ेगा कि अगर हम लोग कोई भी मेथड यूज करते हैं डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए तो हमें उसको हर साल रिव्यू करना चाहिए, ठीक है। इफ देयर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट चेंज इन द एक्सपेक्टेड पैटर्न ऑफ कंजम्पशन ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, ठीक है, फ्यूचर में जो इकोनॉमिक बेनिफिट हमें एसेट से मिल रहा है उसका अगर हमारा सिग्निफिकेंट चेंजेस हमें दिख रहा है, जैसे मान लो पहले मशीन 10,000 यूनिट करके आउटपुट देती थी, अब 8,000 ही देगी या फिर उससे ज्यादा देगी, जो भी है, ठीक है। वैसे टाइम के साथ साथ कम हो जाता है। तो अगर हमें लग रहा है कि सिग्निफिकेंट चेंज हो रहा है एक्सपेक्टेड पैटर्न में, क्योंकि हम लोग सोच रहे थे 10,000 करके 4 साल मिलेगा, लेकिन 3 साल बाद देख रहे हैं नहीं वो कम हो गया, 8,000 करके हो गया। अब हमें लग रहा है कि हम लोग जो मेथड यूज करें वो प्रॉपर नहीं है हमारे एसेट के लिए, तो हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो चेंज का रीजन बता रहे हैं, सिग्निफिकेंट चेंज इन एक्सपेक्टेड पैटर्न ऑफ कंजम्पशन ऑफ द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट embodied in the asset, the method should be changed to reflect the changed pattern। तो पैटर्न क्योंकि चेंज हो गया, 10,000 से 8,000 प्रोडक्शन दे रहा है, तो चेंज मेथड हमें यही बताएगा, यही रिफ्लेक्ट करवाएगा कि क्यों हम लोगों ने चेंज किया, क्योंकि हमारा कंजम्पशन पैटर्न ही चेंज हो गया। Such a change should be accounted for as a change in an accounting estimate in accordance with AS5। देखो मैंने लिखवाया, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर accordingly the change in method of depreciation should be accounting for as a change in accounting estimate prospectively। तो हम लोग का अकाउंटिंग मेथड चेंज हो रहा है, अगर हम लोग कर रहे हैं तो वो हमारे किस चीज को भी चेंज कर देगा, बोल रहा है देखो द चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन शुड बी अकाउंटिंग फॉर ए चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट प्रोस्पेक्टिवली। फ्यूचर में जो अकाउंटिंग एस्टिमेट है उसे भी हमें इसके साथ साथ चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें जो पूछा था कि अगर हम लोग का क्वेश्चन क्या पूछा था, देखो क्वेश्चन में हमें पूछा था क्या हम लोग WTV से SLM में शिफ्ट हो सकते हैं, ऐसा पूछा था। तो बिल्कुल शिफ्ट हो सकते हैं। तो हमें अगर सिग्निफिकेंट पैटर्न ऑफ कंजम्पशन में चेंज है तो हम लोग जरूर अपना जो SLM से WTV में शिफ्ट हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें ये सारे पॉइंट को लिखना पड़ेगा। क्या क्या लिखना पड़ेगा, पहला पॉइंट कि AS10 के अकॉर्डिंग क्या होता है, हमें हर साल अपना मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन या फिर हम लोग जो भी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ लगाए हैं एसेट पे, वो सारी चीजों को हमें करना पड़ता है रिव्यू, ठीक है। और कोई भी चेंज होता है इन एनी ऑफ द अबव, मतलब डिप्रिसिएशन का मेथड हो, यूजफुल लाइफ हो या रेसिडुअल वैल्यू हो, जबकि हमारा क्वेश्चन तो सिर्फ मेथड पे एप्लीकेबल है, तो ए चेंज इन एनी ऑफ द अबव की जगह तुम लोग लिख दो मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन विल बी गिवन इफेक्ट टू प्रोस्पेक्टिवली दैट इज ट्रीटेड एज ए चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट एज पर AS5, ठीक है, ये लिखना पड़ेगा। और उसके बाद हम लोग ये भी बोलेंगे कि नॉर्मली जब हमारा जो एक्सपेक्टेड पैटर्न ऑफ कंजम्पशन है वो अगर हमारा चेंज हो जाता है तो ही हम लोग मेथड को चेंज करते हैं, ठीक है। और मेथड चेंज हमें इसी बात का रिफ्लेक्शन देता है कि हम लोगों का पैटर्न ऑफ कंजम्पशन में चेंजेस आया है। बस इतना सा लिखने से होगा, बाकी तुम लोग लिख के इसको प्रैक्टिस करोगे तो तुम लोग का लैंग्वेज जो जो यूज करना चाहिए वो आराम से यूज कर पाओगे। अच्छा अब देखो यहाँ पर 8th नंबर में क्या बोला है, A company has debited the building account with the cost of land on which the building stand। मतलब ये लैंड है, इस पे एक बिल्डिंग बना हुआ है, ठीक है। तो कंपनी ने क्या किया है, बिल्डिंग अकाउंट विथ कॉस्ट ऑफ लैंड, ये दोनों को मिला के डेबिट कर दिया। मतलब जैसे हम लोग लैंड एंड बिल्डिंग बोल के ऐसे करते हैं ना, बोल रहा है दोनों को मिला के डेबिट कर दिया। which the building stand has provide depreciation on such total cost comment on the accounting treatment। बोल रहा है कि लैंड और बिल्डिंग मिला के टोटल जितना कॉस्ट ऑफ एसेट हो रहा है उस पे इन्होंने डेप्रिसिएशन चार्ज किया है, ये कितना सही है, ठीक है। अब तुम लोग बोलोगे हम लोग तो लैंड बिल्डिंग बोल के लिखते हैं,
ठीक है। और डिप्रिशिएशन अगर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है हम लोग चार्ज कर देते हैं, देखो वो तो क्वेश्चन का बात है, लेकिन यहाँ पर हम लोग रूल्स रेगुलेशन सीख रहे हैं। रूल्स रेगुलेशन हमें क्या बताता है, तो ये दो अलग अलग कॉम्पोनेंट है, हम लोग ऐसा मान सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो अगर हम लोग सिर्फ लैंड का एनालिसिस करें तो लैंड में नॉर्मली डिप्रिशिएशन नहीं लगता है, एप्रिशिएशन लगता है, लेकिन उसमें भी एक्सेप्शन है। जैसे मान लो कि जहां से जो क्वेरीज वगैरह मिलता है, ठीक है, मतलब अगर किसी लैंड को हम लोग किसी पर्पस में यूज कर रहे हैं, मान लो उसका खुदाई कर रहे हैं, वहां से मिनरल्स वगैरह निकाल रहे हैं, तो वो डिप्रिशिएट होता है। अदरवाइज लैंड ऑलवेज एप्रिशिएट होता है, ठीक है। लेकिन बिल्डिंग हमेशा डिप्रिशिएट होता है, उसका कोई एप्रिशिएशन का मैटर नहीं है, ठीक है। तो इस बेसिस पे हमें आंसर देना पड़ेगा। तो क्या इन्होंने टोटल कॉस्ट पे जो डिप्रिशिएशन लगाया है, क्या ये सही बात किया है, तो वो हमें देखना पड़ेगा। देखो ये सही नहीं है, क्यों, क्योंकि लैंड तो डिप्रिशिएशन नहीं होता है, ठीक है। अगर लैंड का यूजफुल लाइफ लिमिटेड है तो ही डिप्रिशिएशन हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि हम लोग लैंड को कैसे यूज कर रहे हैं। नॉर्मली लैंड का कभी डिप्रिशिएशन नहीं होता है। अब देखो यहाँ आंसर कैसे डिस्क्राइब किया हुआ है, देखो हम दिखाते हैं 8th नंबर का। देखो एज पर AS 10 ऐसे ही तुम लोग को लिखना पड़ेगा। Property, plant and equipment. Each part of an item of property, plant and equipment with cost that is significant in relation to the total cost of the item should be depreciated separately. मतलब component account के तरह हो गया। मतलब यहाँ पर बोल रहा है देखो an item of property, plant and equipment with cost that is significant in relation to the total cost. Total cost में हम लोगों ने land का cost भी ले लिया और building का cost भी ले लिया है, ऐसे ले लिया है, ठीक है। लेकिन बोल रहा है अगर दोनों का सिग्निफिकेंट अलग अलग तरीके से है, क्योंकि देखो जब हम लोग कभी बिल्डिंग खरीदने जाते हैं, अगर तुम लोग कोई बिल्डिंग लेते हो मान लो, तो उसके लिए तुम लोग को लैंड का कॉस्ट भी तो देना पड़ता है, वो सेपरेटली चार्ज होता है। सिर्फ बिल्डिंग का कॉस्ट हम लोगों से कोई नहीं लेगा, ठीक है। मान लो एक लैंड पे एक बिल्डिंग बना हुआ है, तो जब हम लोग बिल्डिंग परचेज करते हैं वो लैंड भी हमारा हो जाता है, तो उसका प्राइस भी हमें पे करना पड़ता है। तो इसीलिए बोल रहे हैं ये दोनों अलग अलग सिग्निफिकेंट कॉम्पोनेंट है, ठीक है। तो इन दोनों का ट्रीटमेंट हमें अलग अलग करना चाहिए। फर्दर लैंड एंड बिल्डिंग आर सेपरेबल एसेट, और ये सेपरेट भी किया जा सकता है, क्योंकि देखोगे अगर कभी ऐसा परचेज करते हो या फिर घर पे किसी से पूछ सकते हो, अगर किसी ने परचेज किया हो तो जो हम बोल रहे थे कि सिर्फ बिल्डिंग का प्राइस हमें नहीं देना पड़ता है, ये जमीन पे जो बिल्डिंग है ये जमीन का प्राइस भी हमसे लिया जाता है, ठीक है। वही बोल रहा है फर्दर लैंड एंड बिल्डिंग आर सेपरेबल एसेट एंड आर अकाउंटेड फॉर सेपरेटली, क्योंकि ये दोनों सेपरेबल एसेट है तो हम लोग इसको अलग से ही ट्रीट करेंगे। इवन व्हेन दे आर एक्वायर्ड टुगेदर, अगर एक साथ भी ले रहे हैं तो भी दो अलग अलग चीज माना जाएगा। विद सम एक्सेप्शन, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, क्या, सच एज क्वेरीज एंड साइट्स यूज्ड फॉर लैंडफिल, मतलब land has an unlimited useful life and therefore is not depreciated. Normally land का जो है unlimited useful life होता है, इसीलिए ये depreciate नहीं होता है, क्योंकि depreciate वही होता है जिसका एक life है। लेकिन खाली जमीन जो ऐसे ही है उसका कोई life नहीं होता है, उसका प्राइस तो दिन में दिन क्या होता है, टाइम के साथ साथ बढ़ता जाता है। लेकिन बिल्डिंग जितना पुराना होगा उसका वैल्यूएशन कम हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो लैंड कभी डेप्रिशिएट नहीं होता है, लेकिन यहाँ एक एक्सेप्शन दिया है। क्या एक्सेप्शन, अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेरीज एंड साइट्स यूज्ड फॉर लैंडफिल, मतलब एक जमीन जो है, मान लो जमीन जो है उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, उसमें कुछ भर रहे हैं, भरने के लिए मतलब जैसे क्या होता है पूरे शहर का कचरा कहीं ना कहीं जमा किया जाता है, ठीक है। कोई खाली जमीन है उस पर यूज किया जा रहा है, जमा किया जा रहा है। या फिर मान लो हम लोग कोई जमीन को खोद रहे हैं, वहां से क्वेरीज वगैरह निकाल रहे हैं, तो जब कोई जमीन यूज होता है तो वो डिप्रिशिएट होता है। अदरवाइज जमीन का जो वैल्यू है वो अनलिमिटेड, लाइफ जो है अनलिमिटेड होता है, इसीलिए ये कभी डिप्रिशिएट नहीं होता है। इसीलिए यहाँ एक एक्सेप्शन बताया है कि अगर कोई जमीन किसी पर्पस के लिए यूज हो रहा है, कैसा पर्पस, जैसे कि सच एज क्वेरीज एंड साइट्स यूज्ड फॉर लैंडफिल, मतलब ऐसा कोई जगह, ठीक है, जहां पर हम लोग उसको एज ए लैंडफिल यूज कर रहे हैं, मतलब ले जाके उस जमीन को भर रहे हैं, ठीक है। तो एक टाइम बाद क्या होगा, वो हम लोग भर नहीं पाएंगे, क्योंकि वो तो भरते भरते उसमें पूरा कचरा जमा होते होते वो क्या हो जाएगा, अगर कचरा ही जमा कर रहे हैं तो फिर वो क्या हो जाएगा, भर जाएगा, फिर उसको ठीक करना पड़ेगा, नहीं तो यूजेबल नहीं रहेगा। तो उसका लाइफ जो है एक सर्टेन टाइम तक ही उसमें हम लोग लैंडफिल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन नॉर्मल जो जमीन होता है, खाली जमीन, उसका लाइफ जो है वो अनलिमिटेड होता है। तो डिपेंड करता है ये कैसा जमीन है उसके ऊपर। तो इसमें तो बिल्डिंग बना हुआ है तो ये तो फिर लैंडफिल वाला हुआ नहीं। बिल्डिंग हैव ए लिमिटेड यूजफुल लाइफ एंड देयरफॉर आर डेप्रिशिएबल एसेट, तो ये बिल्डिंग का लिमिटेड लाइफ है।
क्योंकि ये सारा जिंदगी नहीं चलेगा, लेकिन ये जिस जमीन पे है इसका लाइफ का कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। बिल्डिंग अगर गिर भी जाएगा, टूट भी जाएगा और अगर पूरा डिमोलिश भी हो जाएगा तो भी जमीन जरूर रहेगा, जमीन को हम लोग डिमोलिश नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो तो नॉर्मली क्रिएटेड है, जमीन को कभी हम लोग जो है डिमोलिश नहीं कर सकते। जो हम लोग ह्यूमन बीइंग बना लेते हैं, बिल्डिंग मॉल जो भी बना रहे हैं, वो मतलब वो डिप्रिशिएट भी होता है तो वो डिमोलिश भी हो जाता है। तो यहाँ पर देखो क्या बोला है, ये सारे पॉइंट को डिस्क्राइब करने के बाद, तो ये पॉइंट में मेनली डिस्क्राइब क्या किया गया है कि पीपी के अकॉर्डिंग, AS10 में पीपी का जो कंसेप्ट है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ता है, अगर किसी भी चीज का सिग्निफिकेंट वैल्यू है तो टोटल कॉस्ट में उन सारी चीजों को अलग अलग करके हमें डिप्रिशिएट करना चाहिए, ठीक है। और लैंड एंड बिल्डिंग दोनों ही सेपरेबल एसेट है हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो इसे सेपरेटली ही ट्रीट करना चाहिए। और अगर हम लोग एक साथ भी इसे खरीदे हैं तो भी हमें सेपरेटली ट्रीट करना चाहिए। लेकिन हाँ, लैंड का भी कुछ एक्सेप्शन होता है, नॉर्मली तो लैंड का कभी डेप्रिशिएशन नहीं होता है, एप्रिशिएशन ही होता है, लेकिन कोई लैंड को अगर हम लोग लैंडफिल की तरह यूज कर रहे हैं तो फिर उसका डेप्रिशिएशन हो सकता है। और बिल्डिंग का एक लिमिटेड लाइफ है इसीलिए इसका डेप्रिशिएशन होता है। अब ये जो क्वेश्चन दिया था, इन द गिवन केस लैंड शुड नॉट बी डेप्रिशिएटेड अनलेस इट हैज ए लिमिटेड यूजफुल लाइफ, अगर इसका लिमिटेड यूजफुल लाइफ है उस लैंड का, जिस लैंड पे ये बिल्डिंग बना हुआ है, तभी उस पे डेप्रिशिएशन लगेगा, अदरवाइज इस पे कभी डेप्रिशिएशन हमें नहीं लगाना चाहिए। तो अकॉर्डिंगली इट इज इनकरेक्ट टू डेबिट द कॉस्ट ऑफ लैंड टू द बिल्डिंग अकाउंट एंड प्रोवाइड डेप्रिशिएशन ऑन एग्रीगेट कॉस्ट। तो लैंड और बिल्डिंग के कॉस्ट को दोनों को मिला के डेबिट करके फिर हम लोग दोनों का टोटल कॉस्ट पे डेप्रिशिएशन लगाने का मतलब लैंड पे भी लगा दे रहे हैं, जो कि हम लोगों का इनकरेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, इसीलिए हमें वो नहीं लगाना चाहिए। तो देखो आंसर कैसे देना पड़ेगा, हमें दोनों चीजें लिखना पड़ेगा। इन द गिवन केस बोल के क्या लिखा है, लैंड शुड नॉट बी डेप्रिशिएटेड, लैंड पे डेप्रिशिएशन नहीं लगना चाहिए, लेकिन ये पॉइंट भी जोड़ दिया है, अनलेस इट हैज ए लिमिटेड यूजफुल लाइफ, जब तक इसका हमें लिमिटेड यूजफुल लाइफ के बारे में कुछ नहीं बताया। अगर बताता कि लैंड का, देखो अगर जब कुछ नहीं पता है, क्वेश्चन साइलेंट है, तो इसका मतलब लैंड का नॉर्मल नेचर यूज होगा, दैट इज कि इसका कोई यूजफुल लाइफ नहीं है और ये एप्रिशिएबल डेटा, एप्रिशिएबल एसेट है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर ये पॉइंट को हमें देना पड़ेगा कि अनलेस इट हैज ए लिमिटेड यूजफुल लाइफ, क्योंकि क्वेश्चन में हमें ऐसा कुछ नहीं बोला है, तो इसका मतलब इनका ट्रीटमेंट इनकरेक्ट है। ये लोग बोल रहे हैं, मान लो बिल्डिंग है, लैंड है 80 लाख का, सपोज अब बिल्डिंग है हम लोगों का मान लेते हैं 20 लाख का, तो टोटल 100 लाख, इस पे हम लोग डिप्रिशिएशन लगाएंगे, तो लैंड पे भी लग रहा है, बिल्डिंग पे भी लग रहा है, बिल्डिंग पे लग रहा है सही है, बट लैंड पे तो नहीं लगना चाहिए, वही चीज बताया है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 9th नंबर। देखो इसमें बोला है an entity is setting up a manufacturing plant, किसी ने एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया है, कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्लांट इज कंप्लीटेड इन अगस्त। अच्छा, जो काम चल रहा था कंस्ट्रक्शन का वो अगस्त में कंप्लीट हो गया, ठीक है। एंड द प्लांट इज रेडी फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन इन नवंबर, और कॉमर्शियल प्रोडक्शन मतलब ये प्लांट क्यों लगाया, यहाँ से कुछ प्रोडक्शन करेगा, ठीक है। तो प्रोडक्शन का काम कब से शुरू होगा, नवंबर से शुरू होगा, हो गया है, ठीक है, रेडी फॉर production in November. However, the entity commenced production in March. मतलब नवंबर में ये रेडी टू यूज हो गया था, कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट हुआ अगस्त में, लेकिन रेडी टू यूज हुआ है नवंबर में, लेकिन इन्होंने प्रोडक्शन करना स्टार्ट किया है मार्च में। मतलब देखो, ये कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट हुआ अगस्त, अगस्त के बाद क्या आएगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, नवंबर में कॉमर्शियली ये प्रोडक्शन करने के लिए रेडी है, मतलब प्रोडक्ट बना सकता है, कॉमर्शियल प्रोडक्शन के लिए रेडी है। लेकिन इन्होंने प्रोडक्शन कब स्टार्ट किया, मार्च, मतलब नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, इसके बाद इन्होंने स्टार्ट किया। When should be the company start charging depreciation? कंपनी को कब depreciation चार्ज करना चाहिए, देखो डेप्रिशिएशन का जो रूल्स वो पेज मैंने ओपन रखा है। अच्छा सैनन आंसर दे रहे हो, देखते हैं। नवंबर से देना पड़ेगा, हाँ नवंबर से होगा। देखो क्यों नवंबर से होगा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, डेप्रिशिएशन शुड बी चार्ज ऑन द डेट एसेट इज रेडी टू यूज, जब से एसेट रेडी टू यूज है। तो कंस्ट्रक्शन होने के बाद कॉमर्शियल प्रोडक्शन के लिए रेडी टू यूज कब से हुआ, नवंबर में हुआ, ठीक है। रेडी टू यूज नवंबर में हुआ, कंस्ट्रक्शन का काम अगस्त में कंप्लीट जरूर हो गया था, वो तो हो रहा है कि कंस्ट्रक्शन का जो काम चल रहा है, और उसके बाद प्रोडक्शन का काम यहाँ से मतलब रेडी टू यूज यहाँ से हुआ, लेकिन इन्होंने मार्च में प्रोडक्शन स्टार्ट किया, वो उनका प्रॉब्लम है। तो डिप्रिशिएशन हमें नवंबर से ही लगाना चाहिए, क्योंकि रूल्स हमें बोलता है कि जब से रेडी टू यूज है तब से डिप्रिशिएशन लगाओ। तो देखो कैसे लिखा है आंसर,
9th नंबर का। As per AS10 PPE, depreciation of an asset begins when it is available for use या ready to use, जो भी तुम लोग लैंग्वेज लिखना चाहो, लेकिन लिखना पड़ेगा इस बात को। That is when it is in the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by the management। तो ये सब लैंग्वेज ना मैंने लिखवाया, ये सब कीवर्ड्स है कि देखोगे जब इस टाइप का कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है तो ये लैंग्वेज हमें ना हर जगह मिलेगा कि when it is in the location, जब ये अपने लोकेशन तक पहुंच जाएगा, एंड जैसे कंडीशन में हमें मैनेजमेंट को चाहिए वैसे कंडीशन में आ जाता है, जैसे मैनेजमेंट इसे यूज करना चाहता है, जैसे इसे ऑपरेट करना चाहता है, उस कंडीशन में ये आ चुका है, तब हम लोगों को उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना चाहिए। देखो ये सब कीवर्ड है, यहाँ पर तुम लोग को लैंग्वेज मिलेगा। ये देखो कब हम लोग रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, ये देखो हम दिखाते हैं तुम लोग को, ये सब ना कीवर्ड है, ये सब हमें यूज करना चाहिए। ये देखो यहाँ पर any cost directly attributable to bringing the asset to its present location and condition necessary to make it capable of being used in manner as intended by the मैनेजमेंट। ठीक है, अगर हम लोगों को यहाँ पर तुमको कॉस्ट के बारे में बोला था कि कौन सा कॉस्ट हम लोग इंक्लूड करते हैं परचेज पीपीई पे, वो सारे कॉस्ट इंक्लूड होते हैं जो इंक्लूड करने के बाद एसेट को मैनेजमेंट जिस तरीके से यूज करना चाहता है उस तरीके से यूज कर पाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखो सेम वैसा ही लैंग्वेज यूज कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली हो गया कि डेप्रिसिएशन तब से लगेगा जब से ये अवेलेबल फॉर यूज है, मतलब जैसे मैनेजमेंट यूज करने चाहता था वैसा अगर यूजेबल कंडीशन में आ चुका था, फिर हम लोग प्रोडक्शन कब करें उससे हमें कोई मतलब नहीं है, जिस दिन ये रेडी टू यूज है हमारा डेप्रिसिएशन लग जाएगा इन द गिवन केस। अब पहले तो देखो प्रोविजन बता दिया कि AS10 इसके बारे में क्या बताता है। अब हम लोग ये जो प्रेजेंट कंडीशन है, मतलब जो हमें क्वेश्चन दिया है ना उसके अकॉर्डिंग आंसर लिखेंगे। इन द गिवन केस सिंस द प्लांट इज रेडी फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन इन नवंबर, डेप्रिसिएशन शैल कमेंस फ्रॉम नवंबर, नवंबर से ही डेप्रिसिएशन लगना चाहिए। ये हम लोग का आंसर हो गया। अब हम लोग कंक्लूजन देंगे, देखो क्या बोल रहा है, द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉमर्शियल प्रोडक्शन इज इररेलेवेंट, ये भी लिखना पड़ेगा। मार्च का जो मैटर हमें बोला है वो हमारे लिए इररेलेवेंट है डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए। तो इसके बाद तुम लोग और एक लाइन भी इसमें इंक्लूड कर सकते हो। तो इसका मतलब मैनेजमेंट ने जो मतलब जो डिसीजन जो भी क्यों ना ले, नवंबर से ही उन्हें डेप्रिसिएशन चार्ज करना चाहिए, वही करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, इस तरीके से तुम लोग इसमें और एक लाइन भी चाहो तो एड ऑन कर सकते। हमें वैसे पूछा था कि कब से करना है, उनको बताना था। अच्छा वो बोल नहीं रहे कि हम लोग मार्च से ही करेंगे, ठीक है, तब वो नहीं लिखना पड़ेगा कि करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। तो प्रोविजंस के अकॉर्डिंग इन्हें नवंबर से ही डेप्रिसिएशन चार्ज करना चाहिए, ये लिख के तुम लोग को कंप्लीट करना पड़ेगा। अच्छा अब देखो 10th नंबर में हमें क्या बोला है, बोल रहा है which factor should be recognized sorry considered by company while determining useful life। जब हम लोग किसी एसेट का यूजफुल लाइफ डिटरमाइन करते हैं तो हमें क्या क्या फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ता है। देखो एक तो हम लोग देखते हैं कि उसका यूजफुल लाइफ कितना है, ठीक है, मतलब वो कितना साल चलेगा। तभी तो हम लोग 10, अगर हम लोग सोचते हैं कि ये प्लांट 10 ईयर्स चलेगा तो हम लोग डेप्रिसिएशन 10 ईयर्स के अकॉर्डिंग लगाते हैं। एक तो हो जाता है यूजफुल लाइफ, ठीक है, दूसरा हो जाता है कितना वो यूज होगा, मतलब कितने क्वांटिटी में यूज हो रहा है, डे टू डे बेसिस पे या जैसे भी मंथली जैसे भी सोचो, यानी हम लोग बोल सकते हैं कितना वेयर एंड टीयर उस पे होगा। ठीक है, कितना वेयर एंड टीयर उस पे होगा उसके बेसिस पे देख सकते हैं। और एक हो सकता है हम लोगों का टेक्निकल जो मतलब ऑब्सोलेसेंस होता है ना, मतलब टेक्नोलॉजी के वजह से जो चेंजेस हो जाता है उसे बोलते हैं ऑब्सोलेसेंस। ठीक है, उसके बेसिस पे हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं अगर हमारा एसेट जो है मतलब टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड ज्यादा है। ठीक है, और क्या हो जाएगा, लीगल या फिर इस तरीके के किसी लिमिट्स के ऊपर डिपेंड करता है हमारा एसेट, जैसे कि मान लो पेटेंट वगैरह, ठीक है, उसका एक्सपायरी डेट होता है। तो अगर पेटेंट हम लोगों ने 20 ईयर्स के लिए करवाया तो फिर डेप्रिसिएशन 20 ईयर्स के लिए हम लोग लगवाएंगे। ठीक है, इस तरीके का कुछ पॉइंट के ऊपर हमारा डेप्रिसिएशन का जो सिस्टम है, मतलब कितना डिप्रिसिएशन लगा है वो डिपेंड करता है। तो ये भी देखो हम लोगों ने शायद यहाँ लिखा होगा, देख लेते हैं एक बार लिखा था कि नहीं। Depreciation should be charged for component separately
यहाँ पर डिप्रिशिएशन इज चार्ज ईच ईयर, इट शुड बी चार्ज यूजिंग सिस्टमेटिक मेथड। नहीं, इसके बारे में मैंने और कुछ ज्यादा लिखवाया नहीं, ठीक है। तो यहाँ से देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को भी तुम लोग कॉपी में नोट डाउन कर लोगे तो तुम लोग का आंसर मिल जाएगा। ये देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, all the following factors are considered in determining the useful life of an asset। एसिड का यूजफुल लाइफ कितना होगा वो हम लोग कैसे डिसाइड कर सकते हैं, तो जितना दिन उसे हम लोग यूज करेंगे। एक्सपेक्टेड यूसेज ऑफ द एसिड, ठीक है। यूसेज इज असेस्ड बाय रेफरेंस टू द एक्सपेक्टेड कैपेसिटी और फिजिकल आउटपुट ऑफ द एसिड, ठीक है। देखो कितना फिजिकल आउटपुट होगा, जैसे अगर तुम लोग कभी प्रिंटर वगैरह खरीदोगे ना, तो प्रिंटर खरीदते ना तो वहां लिखा हुआ रहता है कि इतना पेज वो प्रिंट कर सकता है। अब मान लो कोई बोलेगा कि ईयरली ये वाला प्रिंटर जो है इतना पेज बना सकता है, इतना पेज जो है छाप सकता है। कोई बोलेगा कि इतना, ठीक है। जैसे मान लो ईयरली बोल रहा है, सपोज ईयरली 1 लाख पेजेस, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे। कोई दूसरा प्रिंटर में बोल रहा है 1.5 लाख पेजेस, ठीक है, ऐसे करके बोल रहा है। तो इसका मतलब अब अगर 1 लाख पेज होगा तो उसका लाइफ कितना होगा समझ लो, अगर 1.5 है तो उसका लाइफ कितना होगा समझ लो, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड यूसेज ऑफ द एसिड, अब हम लोग एसिड को कैसे यूज कर रहे हैं वो भी बात है, ठीक है। अगर हम लोग 1 लाख पेज जो है ईयरली प्रिंट कर सकते हैं, तो क्या हम लोग डे टू डे कितना कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करके हमें डिप्रिशिएशन लगाना पड़ेगा, वही बोल रहा है। एक्सपेक्टेड यूसेज ऑफ द एसिड, यूसेज इज असेस्ड। अब यूसेज कैसे पता करेंगे, बाय रेफरेंस टू द एक्सपेक्टेड कैपेसिटी और फिजिकल आउटपुट ऑफ द एसिड। पहले देख लो कितना प्रोडक्शन दे सकता है प्रिंटर, कितना पेज प्रिंट कर सकता है, फिर देखेंगे कि हम लोग डेली या मंथली कितना पेज प्रिंट करेंगे, तो उसके हिसाब से हम लोग अपना यूजफुल लाइफ डिटरमाइन करेंगे। नेक्स्ट बोला है expected physical wear and tear, which depends on operational factors such as the number of shifts for which the asset is to be used and the repair and maintenance program and the care and maintenance of the asset while idle, ठीक है। बोल रहा है कि कितना फिजिकल वेयर एंड टीयर होगा, मतलब वो कितना ज्यादा डिटोरिएट हो रहा है। अब वो तो डिपेंड करता है हम लोग कितना यूज करें। अगर तुम लोग मान लो फोन को हमेशा यूज किए ही जा रहे हो, मतलब जरूरत पे, देखो आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, जरूरत पे यूज करो, बिना जरूरत पे भी यूज कर रहे हो, तो वो तो फोन जल्दी जल्दी उसका स्क्रीन, उसका साउंड क्वालिटी सारा चीज जल्दी खराब होगा अगर उसको मतलब बहुत ज्यादा यूज करोगे। तो वैसे ही बोल रहा है कि हम लोग का फिजिकल वेयर एंड टियर कितना हो रहा है उस पे भी डिपेंड करता है यूजफुल लाइफ। और ये फिजिकल वेयर एंड टियर किस चीज पे डिपेंड करता है कि हम लोग कितना एक्टिविटी कर रहे हैं उस एसेट को लेके। जैसे कि मशीन्स कितने शिफ्ट में चल रहा है प्रोडक्शन के लिए बोले तो, ठीक है, फॉर विच द एसेट इज टू बी यूज्ड एंड द रिपेयर्स मेंटेनेंस, और हम लोग कितना रिपेयर मेंटेनेंस कर रहे हैं उस एसेट को, कितना केयर कर रहे हैं, उसके हिसाब से उसका लाइफ डिपेंड करेगा। अगर हम लोग अच्छा मेंटेनेंस करते हैं तो हो सकता है कि बाकी लोगों का सेम मशीन 10 साल चल रहा है, हमारा 15 साल चल रहा है, हो सकता है। जैसे अगर सेम मोबाइल मेरे पास भी है तुम लोग के पास भी है, लेकिन तुम लोग इतना रफ यूज कर रहे हो, या फिर मान लो हम इतना रफ यूज कर रहे हैं कि सेम मोबाइल तुम लोग का 5 साल चल रहा है, मेरा 1 साल भी नहीं चल रहा है, ऐसा भी हो सकता है। तो वो तो यूज और मेंटेनेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है कि यूजफुल लाइफ क्या होना चाहिए। और नेक्स्ट देखो क्या बोला है, technical or commercial obsolescence arising from changes or improvement in production or from a change in the market demand for the product or service output of the asset। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ हमारा क्या होना चाहिए। अब देखो हमारे पास ऐसा एक मशीन लगा हुआ है मान लो फैक्ट्री में, उसमें हमारा टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ गया, ठीक है। अब क्या हुआ, अब हम लोग उस एसेट को सोचे थे 5 साल चलाएंगे, लेकिन 3 साल बाद ही उसे चेंज करने जा रहे हैं। तो टेक्निकल और कॉमर्शियल ऑब्सोलेसेंस अराइजिंग फ्रॉम चेंजेस और इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्शन, मतलब अगर हम लोग नया मशीन नहीं लगाएंगे तो हमारा प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा, ठीक है, पुरानी मशीन से उतना अच्छा प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। और फ्रॉम ए चेंज इन द मार्केट डिमांड फॉर द प्रोडक्ट और सर्विस आउटपुट ऑफ द एसेट, या फिर उस एसेट से हमें जो भी आउटपुट मिल रहा है वो मार्केट डिमांड के साथ एक्ट पर नहीं हो रहा है, तो फिर हमें दूसरा मशीन लगाना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से हम लोग जितना यूजफुल लाइफ सोचे थे उसमें भी चेंजेस आ सकता है। तो यानी टेक्निकल कॉमर्शियल चेंजेस की वजह से भी हमारा एसिड के यूज में चेंजेस होता है। इसीलिए यूजफुल लाइफ भी हमारा इस पे डिपेंड करता है कि हम लोग कितना यूजफुल लाइफ लगाएंगे। एक्सपेक्टेड फ्यूचर रिडक्शन इन द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आइटम दैट वाज प्रोड्यूस्ड यूजिंग एन एसेट कुड इंडिकेट द एक्सपेक्टेशन ऑफ टेक्निकल और कॉमर्शियल ऑब्सोलेसेंस ऑफ द एसेट। अब देखो ये जो टेक्निकल और कॉमर्शियल चेंजेस है एसेट पे, ये किस चीज पे डिपेंड करता है, बोल रहा है कि एक्सपेक्टेड फ्यूचर रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस। हमें ऐसे लग रहा है कि फ्यूचर में अगर हमारे प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस जो है कम
होने वाला है ऑफ एन आइटम दैट वाज प्रोड्यूस्ड यूजिंग एन एसेट कुड इंडिकेट द एक्सपेक्टेशन। मतलब हम लोग पुराना मॉडल का चीज बेच रहे हैं तो लोग क्यों खरीदेगा? अगर नया मॉडल आ गया है तो हमें भी तो दुनिया के साथ चलना पड़ेगा, एट पर होना पड़ेगा। ओल्ड मॉडल का चीज हम लोग नहीं बेच पाएंगे। तो हमारे पास जो मशीन है वो अगर हमें ओल्ड मॉडल का चीज प्रोड्यूस करके दे रही है तो इससे हमें ये समझ जाना चाहिए कि आगे जाके हमारा ये प्रोडक्ट जो बिक रहा है अगर ओल्ड मशीन्स में हम लोग इसे प्रोड्यूस करते ही जाएंगे तो फ्यूचर में जाके उसका सेलिंग प्राइस कम हो जाएगा। क्यों हो रहा है ये सब? क्योंकि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ गया है। पुराना चीज कौन लेगा? कोई नहीं लेगा। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहा है नेक्स्ट देखो, यहाँ पर बोल रहा है एन एसेट कुड इंडिकेट द एक्सपेक्टेशन ऑफ टेक्निकल और कॉमर्शियल ऑब्सोलेसेंस ऑफ द एसेट व्हिच इन टर्न माइट रिफ्लेक्ट रिडक्शन ऑफ द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एम्बॉडीड इन द एसेट। मतलब हमें जो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहा है एसेट से वो हमें क्या हो जाएगा? कम मिलना स्टार्ट होगा। मतलब फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट का मतलब क्या है? प्लांट लगाया है, प्लांट से प्रोडक्शन करके हम लोग सेल कर रहे हैं। अब वही प्रोडक्ट अगर हम लोग सही दाम पे नहीं बेच पा रहे हैं बिकॉज हमारा प्लांट टेक्निकल वजह से पुराना हो गया है, ओल्ड प्रोडक्ट मतलब ओल्ड मॉडल का चीज बेच रहे हैं, लोग नहीं ले रहा है। ठीक है, तो इसके वजह से भी हमारी उस एसेट का वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। उस प्लांट का एसेट का वैल्यू भी मतलब जो प्लांट है या जो एसेट है उसका वैल्यू भी हमारा कम हो जाएगा। तो यही बोला है देखो, टेक्निकल और कॉमर्शियल ऑब्सोलेसेंस अराइजिंग फ्रॉम चेंजेस और इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्शन और फ्रॉम ए चेंज इन मार्केट डिमांड फॉर द प्रोडक्ट और सर्विस आउटपुट ऑफ द एसेट। तो टेक्निकल और कॉमर्शियल ऑब्सोलेसेंस कहां से अराइज होता है? बोल रहा है कि मार्केट में अगर इंप्रूव प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो गया है, मार्केट डिमांड चेंज हो गया है, अलग प्रोडक्ट लोग मांग रहे हैं, तो ओल्ड प्रोडक्ट कौन लेगा? ओल्ड मॉडल का। एक्सपेक्टेड फ्यूचर रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस, तो इसके मतलब इसका आउटपुट हमें क्या दिखेगा? अगर हम लोग पुराने मॉडल वाला मशीन यूज कर रहे हैं तो हमारे जो भी प्रोडक्ट बिक रहे हैं उसका फ्यूचर में सेलिंग प्राइस क्या होगा? धीरे धीरे कम होते जाएगा। और यही हमें बताएगा कि हम लोग टेक्नोलॉजिकली पीछे चल रहे हैं। ठीक है, which is in turn might reflects a reduction of the future। और हमें अगर हम लोगों का प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस कम होगा तो हमारा इकोनॉमिक बेनिफिट भी धीरे धीरे रिड्यूस्ड होता जाएगा। और जो लास्ट पॉइंट है, लीगल और सिमिलर लिमिट्स इन द ऑन द यूज ऑफ द एसेट सच एज द एक्सपायरी डेट ऑफ रिलेटेड लीजेस। ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ लीज बोला है, तो लीज का क्या होता है? लीज का एक ईयर होता है। जैसे रेंट नॉर्मली कॉमर्शियल रेंट 3 साल का एग्रीमेंट होता है मिनिमम, कभी कभी 5 साल का भी होता है। ठीक है, लेकिन लीज वगैरह 199 ईयर्स तक का भी होता है। ठीक है, तो 99 ईयर्स के बाद जो है वो जो एग्रीमेंट बना है वो हमारा खत्म हो जाता है। या फिर जैसे मान लो किसी ने पेटेंट 20 साल का करवा लिया तो 20 साल के लिए उसे डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। तो हमें हम लोगों को क्या बोला है कि यूजफुल लाइफ कैसे हमें समझना पड़ेगा। क्वेश्चन हमें क्या बोला है कि यूजफुल लाइफ कैसे डिटरमाइन करें। तो अगर हमारा जो एसेट है वो कुछ लीगल टाइप एसेट है, ठीक है, या फिर जिसका एक लिमिट है, ठीक है, ऑन द यूज ऑफ द एसेट सच एज द एक्सपायरी डेट, तो जिस दिन वो एक्सपायर्ड होगा उसके हिसाब से हमें यूजफुल लाइफ सोचना चाहिए। जैसे नॉर्मल देखो लाइसेंस होता है ना गाड़ी चलाने का, तो वो लाइसेंस को भी क्या करना पड़ता है? रिन्यू वगैरह करना पड़ता है ना। जिनका मान लो फूड का बिजनेस है तो फूड लाइसेंस निकालना पड़ता है। ठीक है, तो बिजनेस करने से लाइसेंस निकालना पड़ता है, तो लेकिन लाइसेंस को रिन्यू करना पड़ता है। जैसे मान लो नॉर्मली 1 ईयर में रिन्यू करना पड़ता है, तो मुझे पता है कि आज अगर मैंने एक लाइसेंस निकलवाया है तो ये 1 साल तक ही वैलिड रहेगा, उसके बाद ये इसका वैलिडेशन खत्म हो जाएगा। अगर ये 1 साल का है तो वही एक्सपायरी डेट पे डिपेंड करता है कि हमारे एसेट का यूजफुल लाइफ क्या होगा। अगर कोई लीगल टाइप एसेट है जिसका एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ हमें पहले से ही पता होता है कि ये चीज इतने दिन तक वैलिड है। तो वही कुछ पॉइंट हमें पूछा था कि हम लोग अपने एसेट का यूजफुल लाइफ कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, एसेट का यूज कैसे कर रहे हैं, उसके ऊपर कितना यूज कर रहे हैं, यानी फिजिकल वेयर एंड टियर के ऊपर, टेक्नोलॉजिकली एसेट हमारा कितना मार्केट के साथ एट पर है उसके ऊपर। अगर टेक्नोलॉजिकली पीछे चल रहा है तो फिर उसका यूजफुल लाइफ हमारा उस हिसाब से होगा। लीगल और सिमिलर लिमिट्स वाला कोई एसेट है तो उस एसेट का एक्सपायरी डेट के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितने दिन का यूजफुल लाइफ होना चाहिए। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये 10th वाला तो हो गया हम लोगों का। 11, ठीक है, इसमें क्या पॉइंट बोला है देखो, इसमें बोल रहा है एन एंटिटी गेव द फॉलोइंग नोट्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो एक ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ नोट्स दिया है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। क्या दिया है? द कंपनी चूज
chooses not to change depreciation on property plant and equipment on account of, कंपनी बोल रही है कि depreciation को चार्ज not to charge, कंपनी बोल रही है हम लोग depreciation चार्ज नहीं करेंगे और उसके पीछे ये कुछ लॉजिक दिया है, मतलब लॉजिक बोला नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बना था, ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, फंड फ्लो, जो भी इन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया था उसमें इन्होंने नोट्स टू अकाउंट्स बनाया, ठीक है, नोट दे दिया है कि हम लोग क्यों डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज करेंगे, उसका ये 4 रीजन बताया। पहला बात है तो डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करना, ये तो कोई मतलब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ये पूरा ही गलत है। अगर हमारे पास कोई फिक्स्ड एसेट है तो हमें उसका डेप्रिसिएशन चार्ज करना ही पड़ेगा अगर उससे हमें इकोनॉमिक वैल्यू मिलता है तो, ठीक है। आप देखो इन्होंने बोला है ये सब रीजन है हम लोग चार्ज नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग का मेन आंसर तो ये होगा कि डेप्रिसिएशन तो हर हालत में चार्ज करना है अगर हमारे पास पीपीई है तो। अब पहला इन्होंने क्या रीजन दिखाया है, annual maintenance contract being expensed thereby ensuring timely repairs of plant and machinery, बोल रहा है कि हम लोगों ने अपने प्लांट एंड मशीनरी को टाइमली रिपेयर करवाने के लिए, श्योर शॉर्ट रिपेयर करवाने के लिए एक एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है। मतलब कोई कंपनी अगर प्लांट मशीनरी रिपेयर्स करने का काम करती है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है पूरे साल का कि आप हर बार मशीन को आओ, चेक करो, देखो, चले जाओ, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट कर लिए। तो ये लोग बोल रहे हैं क्योंकि हम लोग अपने मशीन का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, उसका रिपेयर मेंटेनेंस करते हैं, तो हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करने का जरूरत नहीं है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल नहीं, ऐसा तो कोई रीजन नहीं है। डेप्रिसिएशन हम लोगों को हर हालत में चार्ज करना है, हम लोग जितना भी क्यों ना उसे मेंटेन करें। हाँ, अगर अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं तो मे बी हमारा एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ ज्यादा हो सकता है, लेकिन डेप्रिसिएशन लगेगा ही नहीं ऐसा तो कोई सर्कमस्टेंसेस नहीं हो सकता है। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, डेप्रिसिएशन रेफर्स टू राइटिंग ऑफ द वैल्यू ऑफ द एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। पूरे यूजफुल लाइफ में हम लोग एसेट के वैल्यू को धीरे धीरे राइट ऑफ करते हैं। जैसे कोई एसेट अगर 10,000 का है, हम लोग सोच रहे हैं उसे 10 साल यूज करेंगे, तो 1000 रुपीज करके हर साल हम लोग एसेट का यूज करें, यानी 1000 रुपीज करके उसके वैल्यू को हम लोग कम कर रहे हैं। सच राइट ऑफ इज नेसेसिटेड ऑन अकाउंट ऑफ नॉर्मल वेयर एंड टियर, ठीक है, तो ये तो हमें करना ही पड़ेगा क्योंकि नॉर्मली किसी चीज को अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो उसका नॉर्मल वेयर एंड टियर अगर होगा तो उसका वैल्यू तो कम होगा, यानी राइट ऑफ करना पड़ेगा। वेयर एंड टियर के लिए, यूसेज के लिए और ऑब्सोलेसेंस, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की वजह से भी हमारे एसेट का वैल्यू कम होगा। Since items of PPE are generally used in generating revenue, the prorated written off in value of such items should be recorded in the books against the income earned by such an asset। क्या बोला है? बोल रहा है पीपीई को नॉर्मली हम लोग क्यों यूज करते हैं? रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। जैसे देखो प्लांट लगा लिया, उससे प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन को हम लोग बेच रहे हैं, प्रोडक्शन करके जो भी प्रोडक्ट मिल रहा है बेच रहे हैं, बेचने से जो इनकम आता है उसे हम लोग बोलते हैं सेल। सेल का ही और एक नाम है रेवेन्यू। तो हम लोग पीपीई क्यों यूज करते हैं? ताकि हम लोग रेवेन्यू जनरेट कर पाए। द प्रोरेटेड रिटर्न ऑफ इन वैल्यू, मतलब पहले से हम लोग सोच लेते हैं ना कि 10 ईयर के बेसिस पे करेंगे, 5% करेंगे या 6%, ये एस्टिमेटेड होता है। प्रोरेटेड रिटर्न ऑफ इन वैल्यू ऑफ सच आइटम शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। तो पहले से हम लोग जो रेट या यूजफुल लाइफ डिसाइड करके डेप्रिसिएशन लगाते हैं उसी बेसिस पे हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करते जाना होता है अगेंस्ट द इनकम अर्न्ड बाय सच एन एसेट। और हम लोग क्या करते हैं, जो इनकम अर्न कर रहे हैं उस एसेट से, उसके अगेंस्ट में हम लोग उस एसेट का एक्सपेंस भी रिकॉर्ड करते जाते हैं, ठीक है। ये तो हमारा एक अकाउंटिंग अप्रोच है कि हम लोग जितना कॉस्ट लगाते हैं, जैसे परचेज करते हैं किसी स्टॉक को तो कॉस्ट, और इधर उसका क्या दिखाते हैं, इनकम यानी सेल। सेम तरीके से यहाँ पर बोल रहा है कि इस एसेट को यूज करके जो भी सेल रिकॉर्ड कर रहे हो इसके अगेंस्ट में इसका एक्सपेंस एज ए डेप्रिसिएशन पीएल में हम लोगों को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। वही चीज बता रहा है। अब क्या बोल रहा है, मतलब पहले बता रहा है कि डेप्रिसिएशन क्यों चार्ज करना जरूरी है, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन बोल रहा है ना हम लोग चार्ज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे ना, हम लोग बहुत अच्छे से अपने एसेट को मेंटेन करते हैं। लेकिन प्रोविजंस क्या बोल रहा है, यहाँ मेंटेनेंस का बात नहीं है। हम लोग अगर किसी चीज को यूज कर रहे हैं तो उसका तो डिप्रिसिएशन होगा ही होगा, क्योंकि अब ये फिक्स्ड एसेट है तो उसका डिप्रिसिएशन होगा। हर साल कुछ कुछ अमाउंट को हम लोग डिप्रिसिएशन बोल के लगाएंगे, क्योंकि एसेट को पूरा तो हम लोग एक ही साल में यूज नहीं कर लेंगे, जितने दिन में यूज करेंगे उसके हिसाब से डिप्रिसिएशन लगता है। प्रोवाइडिंग डिप्रिसिएशन इज मैंडेटरी in spite of the fact that the repairs are expensed in the statement of profit and loss or the value of the property is appreciating। बोल रहा है कि डिप्रिसिएशन तो लगाना ही पड़ेगा, ये मैंडेटरी है।
ये फैक्ट हमारा उतना मतलब बोल रहा है इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट, इस फैक्ट के अलावा भी दैट रिपेयर्स आर एक्सपेंस्ड इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बोल रहे हैं हम लोग अगर रिपेयर्स को यहाँ पर दिखा रहे हैं, 2 रिपेयर्स बोल के पीएल में दिखा रहे हैं, और हम लोग बोल रहे हैं इसीलिए हम लोग डिप्रिशिएशन नहीं दिखाएंगे, क्योंकि हम लोग तो खर्चा दिखा रहे हैं कि एसिड को यूज करने का क्या खर्चा हो रहा है, तो डिप्रिशिएशन को फिर अलग से खर्चा क्यों बुक करें। बोले ऐसा नहीं चलेगा, रिपेयर मेंटेनेंस अपने जगह है, डिप्रिशिएशन अपनी जगह है। और तो वही चीज बोल रहा है कि अगर हम लोग रिपेयर्स मेंटेनेंस हर साल रिकॉर्ड कर रहे हैं अपने पीएल में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि डिप्रिशिएशन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ये तो मैंडेटरी है, करना ही पड़ेगा। और द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज एप्रिशिएटिंग, डेप्रिशिएशन इज अ सिस्टमेटिक एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ द एसेट अगेंस्ट द इनकम जनरेटेड फ्रॉम द कंटिन्यूड यूज ऑफ द एसेट। तो ये तुम लोग पढ़े होगे 11 में, डेप्रिशिएशन अगर करे हो या फिर कॉलेज में, ठीक है, कहीं भी किए हो, तो ये डेप्रिशिएशन का डेफिनेशन ही होता है। डेप्रिशिएशन क्या है, एक सिस्टमेटिक तरीका है, मतलब कुछ हमें एक मेथड अप्लाई करना पड़ता है ना, कि WDV हो गया, SLM हो गया, और जितना अमाउंट निकल के आता है उतना हम लोग एलोकेट करते हैं उस एसेट के कॉस्ट में। जैसे अगर हम लोग 10,000 वाले एसेट में 1,000 रुपए का एलोकेशन करते हैं डिप्रिशिएशन का, तो एसेट का वैल्यू निकल के आता है, बचा हुआ वैल्यू 9,000। तो वही बोल रहा है एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ द एसेट अगेंस्ट द इनकम। अच्छा, अब ये जो 1,000 है, ये हम लोग ये सेल के अगेंस्ट में दिखाते हैं, तो सेल तो ट्रेडिंग में दिखाते हैं, ये पीएल में दिखाते हैं, ठीक है, डिप्रिशिएशन तो दिखाते हैं इसके अगेंस्ट में दिखाते हैं कि इतना इनकम कर रहे हैं और ये एसेट का खर्चा इतना हो रहा है। तो यही बोल रहा है फ्रॉम द कंटिन्यूड यूज ऑफ द एसेट। Further, the Companies Act 2013 mandates depreciation to be charged in order to determine the correct profit. और Companies Act 2013 के अकॉर्डिंग depreciation हमें चार्ज करना ही पड़ेगा ताकि हम लोग करेक्ट इनकम दिखा पाए। वैसे भी लोग करना चाहेंगे क्योंकि उससे हमारा नेट प्रॉफिट कम दिखेगा, टैक्स भी कम देना पड़ेगा। डिप्रिशिएशन हमारा टैक्स बेनिफिट देता है, कंपनीज एक्ट बोलता है भाई डिप्रिशिएशन तो दिखाना ही पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या बोल रहा है, ताकि हमें करेक्ट प्रॉफिट दिखे। कंपनीज एक्ट क्यों बोलता है, ताकि correct profit दिखे। Thus, not charging depreciation would result in non-compliance with Companies Act provision as well. तो सिर्फ अगर हम लोग बोलेंगे कि depreciation चार्ज नहीं करेंगे, ये AS10 को बस AS10 के अगेंस्ट में जाना है, ये नहीं है। देखो कंपनीज एक्ट 2013 के अगेंस्ट में भी हम लोग हो जाएंगे, मतलब ये नॉन कंप्लायंस विद AS10 ओनली नहीं है, कंपनीज एक्ट के साथ भी हम लोग नॉन कंप्लायंस हो जाएंगे। नॉन कंप्लायंस का मतलब है कि जो रूल्स रेगुलेशंस है उसके साथ अगर हम लोग चलते हैं तो कंप्लायंस विद लॉ, ठीक है। तो कंपनीज एक्ट कंप्लायंस विद AS10, और नॉन कंप्लायंस मतलब जो रूल्स रेगुलेशंस है उसे अगर हम लोग फॉलो नहीं करते हैं, उसे हम लोग वायलेट करते हैं, ठीक है, उसे हम लोग तोड़ते हैं, तो वो वायलेशन जो है वो हम लोग का क्या हो जाता है, नॉन कंप्लायंस। तो बोल रहा है कि कंपनीज एक्ट 2013 भी बोल रहा है डिप्रिशिएशन लगाओ, AS10 भी बोल रहा है डिप्रिशिएशन लगाओ। अब इन्होंने जो बोला कि एनुअल मेंटेनेंस हम लोग करते हैं इसीलिए हम लोग डिप्रिशिएशन नहीं लगाएंगे, ऐसा बोला है। देखो द आर्ग्यूमेंट लेड डाउन बाय द कंपनी एंड द रीजंस फॉर द सेम बीइंग इनवैलिड। तो इसका मतलब जो भी कंपनी ने आर्ग्यूमेंट दिया है कि हम लोग ये सारे रीजन के वजह से डिप्रिशिएशन नहीं लगाएंगे, ये सभी बेकार के रीजन है, कुछ भी रीजन यहाँ पर वैलिड नहीं हुआ। जैसे पहला इन्होंने बोला था कि हम लोग क्योंकि हर साल रिपेयर मेंटेनेंस करते हैं, हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है एक कंपनी के साथ जो कि रिपेयर मेंटेनेंस करती है, तो हम लोग डिप्रिशिएशन क्यों लगाए। तो उसके बारे में इन्होंने क्या बोला है, द फैक्ट दैट द कंपनी एंटर्स इनटू एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट फॉर टाइमली रिपेयर्स कैन बी रिगार्डेड एज अ रनिंग कॉस्ट। ये मेंटेनेंस कॉस्ट है, ठीक है। हम लोग ज्यादा केयरफुल है, हम लोग अपने मशीन खराब होने से ही रिपेयर नहीं करवाते, हमेशा उसका सर्विसिंग करवाते रहते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारे बिजनेस को ऑपरेट करने का खर्चा यानी रनिंग कॉस्ट है। सच एक्सपेंसेस इज incurred in order to ensure that the machine continues to run as intended। ये क्या हम लोग नहीं चाहते कि हमारे मशीन कभी ब्रेक डाउन हो या फिर मशीन खराब हो गया बोल के लेबर लोग वेट करें, ऐसा हम लोग नहीं चाहते। हम लोग बहुत ही केयरफुल है, हम लोग हमेशा चाहते हैं हमारा मशीन स्मूथली रन करता रहे, तो हम लोग इसको मेंटेन करते हैं। Thus it implies that because the machine is being utilized इट विल नीड रेगुलर रिपेयर्स। अब देखो इसका मतलब ये बता रहा है अगर आप लोग रिपेयर मेंटेनेंस करवा रहे हो, कंपनी बोल रही है तो ठीक है करवाओ, इसका मतलब आप लोग इसको डे टू डे यूज करते हो तो आप लोग को लगता है कि भाई इसका एक मेंटेनेंस होना चाहिए। इन अदर वर्ड्स कंटिन्यूअस यूज इन रिजल्टिंग इन नॉर्मल वेयर एंड टियर व्हिच इज
द रीजन व्हाई डेप्रिसिएशन शुड बी चार्ज बाय द कंपनी। लेकिन क्योंकि डेली मशीन को यूज कर रहे हैं तो नॉर्मल वेयर एंड टियर तो इसका होगा, यूज नहीं करने से भी डेप्रिशिएट होता है पड़े पड़े, ठीक है। तो बोल रहा है तो फिर डेप्रिसिएशन तो चार्ज करना ही पड़ेगा। बाय स्टेटिंग दैट द कंपनी इनकर्स एनुअल मेंटेनेंस एक्सपेंस द कंपनी इज रिकॉर्डिंग ओनली द मेंटेनेंस एक्सपेंस। ये बोल के कि हम लोग मेंटेनेंस चार्जेस हर साल पे करते हैं, मशीन को मेंटेन करवाते हैं, तो हम लोग मेंटेनेंस को ही सिर्फ रिकॉर्ड करेंगे, बट नॉट द वेयर एंड टियर रिक्वायरिंग द मेंटेनेंस इन द फर्स्ट प्लेस, हेंस द आर्गुमेंट पुट फोर्थ बाय द कंपनी इज नॉट वैलिड। तो बोल रहा है कि अगर कंपनी बोल रही है क्योंकि हम लोग मेंटेनेंस कर रहे हैं, चार्ज को पीएल में दिखा रहे हैं, तो हम लोग डिप्रिसिएशन नहीं दिखाएंगे, मतलब वेयर एंड टियर नहीं हो रहा है, इसका मतलब तो हम लोग ये बोल रहे हैं मशीन यूज हो रहा है उसको ठीक करवा रहे हैं, लेकिन यूज होने पे जो डिप्रिशिएट हो रहा है, जो मशीन का लाइफ खत्म हो रहा है, वो हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बट वेयर एंड टियर को रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग मेंटेनेंस करवा रहे हैं। ये गलत बात है, जितना भी मेंटेनेंस करवा लो एक ना एक दिन वो मशीन का लाइफ खत्म होगा ही होगा, ठीक है। तो इसीलिए ये आर्गुमेंट बेकार है, तो डिप्रिसिएशन तो लगाना ही पड़ेगा, तो ऐसा कंपनी नहीं बोल सकती है, ठीक है। और सेकंड बी पॉइंट क्या था, देखो बी पॉइंट में हमें क्या बोला था, देखते हैं इसी क्वेश्चन का बी पॉइंट 11 का। यहाँ पर बोला है, सेकंड बोल रहा है कि डेप्रिसिएशन बीइंग ए नॉन कैश एक्सपेंस। अच्छा, अब कंपनी दूसरा ही लॉजिक देने लगा, बोल रहा है कि नॉन कैश एक्सपेंस है, हैज नो इम्पैक्ट ऑन कैश फ्लो। बोल रहा है इससे तो ये तो हम किसी को पे नहीं करने जाते हैं, मेरा बिजनेस का कैश फ्लो भी कम नहीं होता है। अकॉर्डिंगली इट इज नॉट नेसेसरी टू डेप्रिशिएट एन एसेट व्हेन रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस चार्ज आर एक्सपेंस्ड इन स्टेटमेंट ऑफ पीएल। अब फिर से वही एक ही बात बोल रहा है कि क्योंकि हम लोग रिपेयर मेंटेनेंस को चार्ज कर रहे हैं तो डेप्रिसिएशन को नहीं करेंगे, और वैसे भी ये तो नॉन कैश एक्सपेंस है, तो ऐसा कंपनी नहीं बोल सकती है। और इसके रिगार्डिंग देखो क्या एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है यहाँ पर बोला है कि ये वाला पॉइंट, डेप्रिसिएशन बीइंग ए नॉन कैश एक्सपेंस हैज नो इम्पैक्ट ऑन कैश फ्लोज, अकॉर्डिंगली इट इज नॉट नेसेसरी टू डेप्रिशिएट एन एसेट व्हेन रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस चार्जेस आर एक्सपेंस्ड इन स्टेटमेंट ऑफ पीएल एंड लॉस। ये वो पॉइंट को यहाँ पर लिख दिया है कि किसके अगेंस्ट में हम लोग आंसर दे रहे हैं, ये पूरा ही पॉइंट वहां ऊपर लिखा हुआ था। अब बोल रहा है देखो, व्हेन व्यूड फ्रॉम द प्रिज्म ऑफ डेप्रिसिएशन अलोन, ठीक है, अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएशन के तरीके से ही देखें, it appears that the fact that depreciation is a non cash item is correct। सही बात है, depreciation एक non cash item है क्योंकि ये हमें किसी को पे नहीं करना पड़ता है। However, it must be noted that at the time of procurement of asset, the company would have paid cash। ठीक है, मानते हैं कि डेप्रिसिएशन नॉन कैश है, लेकिन जब एसेट को परचेज किए थे तब तो कैश आउटफ्लो हुआ था, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, डेप्रिसिएशन इज आफ्टर ऑल राइटिंग ऑफ दिस अमाउंट ओवर द लाइफ ऑफ द एसेट। मैंने 1 लाख रुपए से एक एसेट खरीद लिया, ठीक है, अब इसको हम राइट ऑफ कैसे करें, ये एसेट को जो हम यूज कर रहे हैं तो इसको हम राइट ऑफ कैसे करें। बोल रहा है ये 1 लाख को हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी यूजफुल लाइफ के अकॉर्डिंग धीरे धीरे हमें इसे राइट ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी चीज हम लोग परचेस करते हैं वो जो एक्सपेंस होता है वो तो हमें बिजनेस में चार्ज करना पड़ेगा उस खर्चे को, लेकिन फिक्स्ड एसेट का वैल्यू तो ज्यादा होता है और उसका यूज भी कोई 1 अकाउंटिंग ईयर नहीं होता है, मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर होता है, तो हमें उस हिसाब से उसे राइट ऑफ करना पड़ेगा। जैसे स्टॉक परचेस कर लिया 1 लाख का किसी एक अकाउंटिंग पीरियड में, तो वो उससे जितना भी सेल हुआ हम लोग उसको दिखा देते हैं उसी अकाउंटिंग पीरियड में, लेकिन फिक्स्ड एसेट का तो नॉर्मली मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड होता है ना, मोर देन 1 ईयर होता है, ठीक है, मोर देन 1 ईयर के लिए हम लोग फिक्स्ड एसेट खरीदते हैं, तो फिर ये 1 लाख को हम लोग जितने दिन यूज करेंगे उसके हिसाब से हमें राइट ऑफ करना चाहिए। तो वही बोल रहा है कि the company would have paid cash जब ये एसेट परचेज किया था। डेप्रिसिएशन इज आफ्टर ऑल राइटिंग ऑफ दिस अमाउंट ओवर द लाइफ ऑफ द एसेट, जितना दिन इस एसेट को यूज करेंगे उस अमाउंट को धीरे धीरे उसके हिसाब से राइट ऑफ करना है, वही हमारा डेप्रिसिएशन होता है। Hence the argument that depreciation is not a non-cash item is not valid। तो ऐसा आर्ग्यूमेंट मत करो कि ये नॉन कैश आइटम है तो हम लोग नहीं दिखाएंगे। डेप्रिसिएशन इज राइट ऑफ the cost of the asset which was already paid for। ये जो पैसा पे कर दिया ना इसको धीरे धीरे हमें बिजनेस में राइट ऑफ करना है, मतलब इसे एज एन एक्सपेंस हम लोग रिकॉर्ड करेंगे लेकिन ग्रेजुअली, एक बार में नहीं कर सकते हैं, और हम लोग अपना एक्सपेंस दिखा के नेट प्रॉफिट से ही कैलकुलेट करेंगे। तो वही बोल रहा है ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट एंड हेंस इज मैंडेटरी। डेप्रिसिएशन इज राइट ऑफ
the cost of the asset over the useful life of the asset and hence is mandatory. तो depreciation को जितना useful life है asset का उसके हिसाब से depreciate करना चाहिए और ये जो है ये मैंडेटरी स्टेप है, तो ये हमें करना ही पड़ेगा, अदरवाइज हम लोग AS10 को भी जो है नॉन कंप्लायंस कर देंगे, कंपनीज एक्ट 2013 को भी कर देंगे। अच्छा, अब जो पॉइंट सी है वहां पर वो ना यहाँ लिखा हुआ है, इसी को पढ़ के हम बता देते क्या बोला है। द वैल्यूज ऑफ सर्टेन एसेट लाइक प्रॉपर्टी प्लांट प्रॉपर्टी इंक्रीज द पासेज ऑफ टाइम एंड हेंस चार्जिंग ऑफ डेप्रिसिएशन डज नॉट मेक सेंस। अच्छा, अब कंपनी ने क्या बोला था, अगर तुम लोग क्वेश्चन के बाद देखोगे सेम यही वाला पॉइंट लिखा हुआ है। अब कंपनी नया लॉजिक दे रही है, क्या बोल रही है, वैल्यूज ऑफ सर्टेन एसेट लाइक प्रॉपर्टी इंक्रीज विथ पासेज ऑफ टाइम। बोल रहा है कि कुछ कुछ एसेट है जिसका वैल्यू टाइम जैसे जैसे जा रहा है तो वैल्यू बोल रहा है कि इंक्रीज हो जा रहा है, ठीक है। हेंस चार्जिंग डेप्रिसिएशन डज नॉट मेक सेंस, तो बोल रहा है डेप्रिसिएशन चार्ज करने का कोई मतलब नहीं बनता है। अब ये ऐसा तो कुछ सही बात नहीं है कि डेप्रिसिएशन तो चार्ज करना ही पड़ेगा अगर एसेट है तो, ठीक है, चाहे टाइम के साथ साथ उसका वैल्यू बढ़ रहा है वो बात अलग है। बोल रहा है कि देखो सर्टेन एसेट लाइक इमूवेबल प्रॉपर्टी डू इंक्रीज द वैल्यू विद द पासेज ऑफ टाइम। बोल रहा है जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी होता है जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है उसका प्राइस बढ़ जाता है। हाउएवर सच एसेट आर यूज्ड फॉर पर्पस ऑफ बिजनेस एंड आर नॉट हेल्ड फॉर सेल और हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। बोल रहा है लेकिन ये सब एसेट हम लोग किस पर्पस में यूज करते हैं, बिजनेस पर्पस में, और ये जो है ये हम लोग नॉट हेल्ड फॉर सेल का मतलब है ये हमारे लिए स्टॉक नहीं होता है, ठीक है, या फिर कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है कि आज हम लोगों ने इसको खरीद लिया उसके बाद इसको बेच देंगे। बेचने के लिए हम लोग इस तरीके का एसेट को नहीं खरीदते हैं, तो ही फिक्स्ड एसेट होता है। जो एसेट को हम लोग बेचने के लिए नहीं खरीदते हैं नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में, तो क्या हम लोग फिक्स्ड एसेट कभी नहीं बेचते हैं, बेचते हैं ना, जब स्क्रैप हो जाता है बेचते हैं, लेकिन नॉर्मली हम लोग प्लांट लगवाए हैं प्लांट को बेचने के लिए, ऐसा नहीं होता है। जब वो बेकार हो गया उसका लाइफ खत्म हो रहा है तब हम लोग बेच सकते हैं। तो वही बोल रहा है कि कुछ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऐसा हो सकता है जिसका वैल्यू टाइम के साथ साथ बढ़ रहा है, लेकिन ये सब एसेट को हम लोग किस पर्पस में यूज करते हैं, बिजनेस पर्पस में। इसको हम लोग बेचने के लिए होल्ड नहीं करते हैं, यानी हमारा स्टॉक नहीं है। अकॉर्डिंगली सिंस द एसेट इज बीइंग यूज्ड फॉर कैरिंग ऑन बिजनेस, और इसका मतलब ये हो गया कि बिजनेस को चलाने के लिए हम लोग इस एसेट का यूज करते हैं। प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन विल गिव ए ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द रिजल्ट ऑफ द कंपनी एंड हेंस द आर्ग्यूमेंट दैट द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी एप्रिशिएटेड इज नॉट वैलिड। बोल रहा है कि अगर प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ भी रहा है फिर भी हमें उस पर डेप्रिसिएशन लगाना ही पड़ेगा ताकि हमें अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे। मतलब अगर हम लोग डेप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा, नेट प्रॉफिट अगर हमारा ज्यादा दिखेगा तो हम लोगों का कैपिटल जो आएगा, ठीक है, बैलेंस शीट भी हमारा गड़बड़ दिखेगा क्योंकि नेट प्रॉफिट ही तो बैलेंस शीट में ट्रांसफर होता है। तो अगर हमें अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाना है तो हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। इफ द कंपनी wants to show the fair market value of PPE, then it has the option to apply revaluation model। अब अगर कंपनी बोल रही है कि मेरे एसेट का वैल्यू बढ़ गया हम क्यों डेप्रिसिएशन दिखाएं, ऐसा तो नहीं चलेगा, लेकिन कंपनी के पास एक ऑप्शन है। कंपनी क्या कर सकती है, एसेट को फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड कर सकती है। मान लो एसेट का वैल्यू था 1 लाख, ठीक है, अभी हो चुका है 1,50,000, कंपनी बोल रही है फेयर वैल्यू तो इतना है तो हम लोग डेप्रिसिएशन क्यों लगाए, तो डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो हमारे एसेट का वैल्यू तो और कम हो जाएगा। तो यहाँ पर बोल रहा है कि देखो तो क्या कर सकते हैं हम लोग, रिवैल्यूएशन मॉडल का यूज करके एसेट को फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड कर देंगे। हाउएवर डेप्रिसिएशन इज मैंडेटरी टू चार्ज इन रिवैल्यूएशन मॉडल आल्सो। तो उसके बाद हम लोग एसेट का जो वैल्यू दिखाएंगे उस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि हमें ये इलॉजिकल लग रहा है ना। कंपनी बोल रही है 1 लाख का एसेट है इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे ये तो और भी कम हो जाएगा, जबकि मार्केट में तो इस एसेट का वैल्यू 1,50,000 चल रहा है। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बोल रहा है ठीक है डेप्रिसिएशन तो आपको हर हाल में लगाना है, आप 1 लाख पे मत लगाओ, आप 1,50,000 पे लगाना स्टार्ट करो, जो आज के डेट पे आपका यूज, जो आज के डेट पे एसेट का लाइफ हमें दिख रहा है मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो रिवैल्यूएशन मॉडल का यूज करो, एसेट को रिवैल्यूट करो, फिर उस पे डेप्रिसिएशन लगाना स्टार्ट कर दो, ठीक है। ये हो गया। एंड लास्ट पॉइंट में हमें बोला था at the end of useful life the asset is ultimately sold and since the asset is at cost due to no depreciation exact profit or loss on sale of asset is stated। क्या बोल रहा है, at the end of useful life, जब useful life खत्म होने को आया एसेट का, the asset is ultimately sold, एसेट को तो हमें बेचना ही है, and since the asset is at cost due to no depreciation, बोल रहा है कि एसेट को बोल रहा है since the asset is at cost due to no depreciation exact profit
प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट इज स्टेटेड। अच्छा देखो क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ एनी एसेट आफ्टर यूसेज विल रिड्यूस, बोल रहा है कि कोई भी एसेट को यूज करने के बाद उसका वैल्यू तो गिरेगा ही। अकॉर्डिंगली द आर्ग्यूमेंट दैट द एग्जैक्ट प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट विल बी ऑब्टेन इज इनकरेक्ट। बोल रहा है कि हम लोग अगर बोलेंगे कि जो एसेट हम लोगों ने यूज किया उस पे हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर रहे हैं और हम लोग बेच के जो एग्जैक्ट प्रॉफिट या लॉस जो भी हो रहा है सेल ऑफ एसेट पे, वो ये बात अगर हम लोग बोल रहे हैं ये इनकरेक्ट है। ठीक है, क्या बोला है देखो, अकॉर्डिंगली द आर्ग्यूमेंट, अगर हम लोग ऐसा आर्ग्यूमेंट करते हैं दैट द एग्जैक्ट प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, exact profit or loss on sale of asset will be obtained is incorrect. Due to usage of asset, the value of the asset would be lower than the cost। बोल रहा है कि जब हम लोग एसेट को यूज करते जा रहे हैं तो एसेट का वैल्यू क्या होता है, कम होते जाता है उसके कॉस्ट से। मतलब 100 रुपए का एसेट 10 रुपए का डेप्रिसिएशन हुआ तो 90 हो जाएगा। तो चार्जिंग डेप्रिसिएशन वुड सीक टू ब्रिंग द बुक वैल्यू अप्रोक्सीमेटिंग टू सच रिड्यूस वैल्यू। अगर हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करते जाएंगे तो हमें तो पता चलेगा ना कि कितना वैल्यू कम होके आ रहा है। एक एस्टिमेटेड परसेंटेज के साथ एक जो एप्लीकेबल जो मेथड है जो हमारे लिए सूटेबल है उसको एडॉप्ट करके अगर हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि एसेट का 5 साल बाद का वैल्यू क्या हो रहा है। देयरआफ्टर ऑन सेल ऑफ द एसेट द ट्रू प्रॉफिट और लॉस वुड बी अवेलेबल, और हमें पता चलेगा कि एसेट को बेच के प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। मान लो इस एसेट को हम लोगों ने बेच दिया है सपोज 100, ये देखो 120 पे, ठीक है, ये एसेट को 90 रुपीज के एसेट को सपोज हम लोगों ने 80 में बेचा। ठीक है, सपोज हम लोगों ने 80 में बेचा तो हम लोग बोलेंगे कितने का लॉस हुआ, 10 रुपीज का। लेकिन अगर हम लोग ये 90 को नहीं कैलकुलेट करेंगे तो 100 माइनस 80 करके हम लोग बोलेंगे 20 रुपीज का लॉस हुआ, जो कि गलत होगा। अकॉर्डिंगली दिस आर्गुमेंट इज ऑल्सो इनवैलिड। वही बोल रहा है देयरआफ्टर ऑन सेल ऑफ एसेट द ट्रू प्रॉफिट और लॉस वुड बी अवेलेबल। तो हमें अगर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे तो हमें ट्रू प्रॉफिट या लॉस भी नहीं पता चलेगा। अकॉर्डिंगली दिस आर्गुमेंट इज ऑल्सो इनवैलिड। तो इसका मतलब ये आर्गुमेंट जो इन्होंने कर रखा है ये भी हम लोग का इनवैलिड होता है, क्योंकि अगर हम लोग एसेट को बेचेंगे डेप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे तो हम लोग कंपेयर नहीं कर पाएंगे कि एक्चुअली हमारा कितना मतलब प्रॉफिट या लॉस हुआ इस एसेट को बेच के। ट्रू प्रॉफिट या लॉस हम लोग कैलकुलेट तो कर लेंगे लेकिन कॉस्ट बेसिस पे करेंगे तो हम लोगों का कैलकुलेशन गलत आएगा। देखो ये लोग बोल रहे हैं at the end of useful life the asset is ultimately sold and since the asset is at cost due to no depreciation exact profit or loss on sale of asset is stated। क्योंकि हम लोग डेप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे तो हमें एग्जैक्ट प्रॉफिट लॉस पता चलेगा, कभी नहीं गलत प्रॉफिट लॉस हमें पता चलेगा। क्योंकि एसेट जब खरीदा और जब बेचने जा रहे इस बीच में यूज के कारण उसका वैल्यू कम हुआ है, तो अगर हम लोग बेचने जाएंगे तो आज के डेट पे मेरे एसेट का जो वैल्यू है उसके हिसाब से मुझे प्रॉफिट लॉस चेक करना चाहिए। अच्छा उसके बाद बोल रहा है यहाँ पर इट में बी पर्टिनेंट टू नोट दैट AS1, अब देखो AS1 के रेस्पेक्ट में भी अगर हम लोग इस चीज को बताएं तो डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी स्टेट्स दैट डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज और ऑफ चेंजेस देयरइन कैन नॉट बी रेमेडी ए रॉन्ग और इनएप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट ऑफ द आइटम इन द अकाउंट्स। तो बोल रहा है AS1 में हम लोगों ने ये चीज पढ़ा था कि अगर हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग दैट डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज और ऑफ चेंजेस देयरइन कैन नॉट बी रेमेडी ए रॉन्ग इनएप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट, मतलब हम लोग बोल रहे हैं हम लोग अपना अकाउंटिंग पॉलिसीज को जो है डिस्क्लोज कर रहे हैं कि हम लोग डेप्रिसिएशन यूज नहीं कर रहे हैं। हम लोगों ने क्या डिस्क्लोज किया, ये कारण से हम लोग डेप्रिसिएशन यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, या फिर जो भी 4 कारण बताया था कि हम लोग इस वजह से डेप्रिसिएशन यूज नहीं कर रहे हैं, ये हम लोगों ने डिस्क्लोज कर दिया। लेकिन डेप्रिसिएशन यूज करना तो मैंडेटरी है, तो क्योंकि हम लोग बोलेंगे कि हमारा पॉलिसी ये है कि हम लोग डेप्रिसिएशन यूज नहीं करना चाहते हैं, ये हम लोगों ने डिस्क्लोज कर दिया, तो हम लोगों ने सही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया है, ये नहीं हो सकता है। तो बोल रहा है कि डिस्क्लोज कर देना कि डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर रहे हैं, ये कोई रेमेडी नहीं हुआ रॉन्ग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के अगेंस्ट में। ये कोई रेमेडी नहीं हुआ कि हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसका मतलब सही है, क्योंकि हम लोग तो बता रहे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे, लेकिन ये बताने से क्या हुआ, डेप्रिसिएशन चार्ज करना तो मैंडेटरी है तो करना पड़ेगा ही। इन अदर वर्ड्स अगर हम लोग अलग तरीके से बोलना चाहे, द कंपनी कैन नॉट बी absolved of the fact that it has not complied with the relevant accounting standard merely by giving a disclosure of incorrect policy or practices being followed। बोल रहा है कि दूसरे तरीके से अगर हम लोग बोलना चाहे तो कंपनी जो है इस फैक्ट
को कभी भी ऐसे नहीं बोल सकती है कि नॉट कंप्लाइड विद द रेलिवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें जो बोला है उसके साथ अगर हम लोग एट पर नहीं होते हैं, यानी कंप्लायंस नहीं करते हैं, मेयरली बाय गिविंग ए डिस्क्लोजर, हम लोग बोल रहे हैं कि डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे, ठीक है, हम लोगों ने ये डिस्क्लोजर दे दिया कि हम लोगों ने ना डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया है, लेकिन पॉलिसी तो मेरा इनकरेक्ट है, तो ये हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो डिस्क्लोजर कर देना, डिस्क्लोज किसी बात का करना, वो तो हमारा एक रूल्स है, लेकिन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को ट्रीट नहीं करना और फिर उसका डिस्क्लोज करना, ये कोई सही अप्रोच नहीं है। ये ओवरऑल चारों पॉइंट के लिए इस बात को यहाँ पर कंक्लूजन में दिखाया है कि AS1 के अकॉर्डिंग भी तो ये ट्रीटमेंट गलत हो जा रहा है। Thus, the company stands of disclosing the incorrect policy as a remedy is not correct। तो कंपनी सिर्फ ये डिस्क्लोज कर दे रही है कि मैंने डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया है, ये इनकरेक्ट पॉलिसी है। तो डिस्क्लोजर करने से क्या हुआ, पॉलिसी तो इनकरेक्ट है, तो ये कोई रेमेडी नहीं हुआ कि हम लोग सही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो कर रहे हैं, हम लोगों ने डिस्क्लोज तो कर दिया, बट डिस्क्लोज करने से क्या होगा, आप तो रूल्स को ही तोड़ रहे हैं। The company is suggested to charge depreciation on a systematic basis over the useful life of the asset, thereby complying with the accounting standard। तो कंपनी को यही सजेशन है कि आप डिप्रिसिएशन लगाओ, आपके लिए जो मेथड सूटेबल होता है उसके अकॉर्डिंग, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS10 को फॉलो करो कि डिप्रिसिएशन कैसे लगाना है, क्या करना है, नहीं करना है। तो ये कुछ पॉइंट हमें बोला था। तो देखो AS में हमें कैलकुलेटिव भी दे सकता है, ऐसे थियोरिटिकली भी दे सकता है कि हमें आंसर लिखना पड़ेगा, और ये सब तुम लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है खुद का कि अपने कॉपी में ये सारे क्वेश्चन को खुद से लिखो आंसर, ठीक है, तभी जाके तुम लोग एग्जाम में इसको लिख पाओगे। तो हम लोग का AS10 कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोई दूसरा AS स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज फिर इतना ही करते हैं। थैंक यू मैम। ठीक है, बाय। बाय मैम।